Hey guys, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me loud and clear? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? Hear me? Can you? ठीक है, आवाज तो क्लियर है, पर मेरे को ये पता है कि मैं तुम लोगों को थोड़ा सा छोटा दिख रहा हूं। मेरे को ये पता है कि मैं तुम लोगों को थोड़ा सा छोटा दिख रहा हूं। I know that I am looking a little small to you guys. I am very well aware of it. बट नो वरीज, आज अपन रिवीजन ऐसे ही करेंगे। कल अपन आज मैं फेस टू फेस ले नहीं पाया। उम्मीद है कोई फेस टू फेस नहीं गया होगा। उम्मीद है कोई फेस टू फेस नहीं गया होगा। आज हम रिवीजन इसी तरीके से करेंगे, और कल का रिवीजन, कल से रिवीजन जो रहेगा वो अपन पूरी तरीके से दिखूंगा मैं। तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे? Sir, your notes are really good and crisp to the point as per Matt. Thank you, thank you, thank you. मेरे को बस एक ट्राई कर लेने दो, और देखने दो कि मैं आपको थोड़ा सा बड़ा दिख पाऊंगा क्या। और ठीक है, ओके। चलो गाइस, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। आई नो मैं आप लोगों को छोटा दिख रहा हूं, पर थोड़ा सा आज मैनेज कर लो। आप लोगों को मेरी सुरीली आवाज से काम चलाना होगा आज। और आज हम रिवीजन शुरू करेंगे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जिसका नाम है ऑडिट। जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। उम्मीद है आप लोगों का स्क्रीन एकदम मस्त दिख रही होगी, मैं छोटा सा दिख रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, मैं चिल मार रहा हूँ। ये देखो, ये सनसेट पॉइंट है और मैं आ रखा हूँ यहाँ पे, पता नहीं कौन सी जगह है, बट मैं आ रखा हूँ यहाँ पे और मैं चिल मार रहा हूँ। कहीं सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, आज अपन रिवीजन करने वाले हैं लास्ट चैप्टर का अपने कंपनीज एक्ट का, और इसके अलावा हमारे सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो गया है कंपनीज एक्ट का। हाँ हाँ सर, अदर्स लॉ, अदर्स लॉ, अदर्स लॉ करवाएंगे, अदर्स लॉ। कल अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे। कोशिश करेंगे 2 घंटे लगा करके। क्या हुआ? कोई इशू आ रहा है तुमको? तुमको कोई इशू आ रहा है क्या? कौन सा ब्लैक बॉक्स है? अच्छा, शांति रखो, मैं देखता हूँ, टेंशन मत। अच्छा, स्क्रीन पे तुम्हारे ब्लैक आ रहे हैं, ठीक है, ब्लैक बॉक्स हटाते हैं। क्या है भैया ये ब्लैक बॉक्स? चलो, ये ब्लैक बॉक्स जो है ये हम है। ये ब्लैक बॉक्स जो है ये हम है। अब ये तुम्हारा ब्लैक बॉक्स जो है ये हट जाएगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बस ठीक कर दिया मैंने, अब टेंशन ना को। ठीक है, अभी भी आ ही रहा है सर, अभी भी आ ही रहा है। अब ठीक है क्या? यस, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। अब करते हैं सर शुरू हमारी क्लास आज की। अब करते हैं आज की क्लास शुरू। ठीक है, बस एक ही सेकेंड रुक जाओ। बस एक ही सेकेंड रुक जाओ। चलो सर शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? आज हम रिवीजन करने वाले हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर का। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। आप लोगों का जो सीए इंटर का समरी नोट्स है, ये आपको नीचे जो दिया हुआ लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओगे तो आप रजिस्टर करोगे तो आपको सारे नोट्स इकट्ठा एक जगह पे मिल जाएंगे। अगर नहीं
तो आप shubhamsinghal.com पे भी जाओगे तो फ्री रिसोर्सेस वाले सेक्शन में आपको सारे मटेरियल जो है वहां पे मिल जाएंगे। अब रही बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की और बाकी लॉज की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बाकी लॉज जो है वो अपन कल से शुरू करेंगे। 4 अदर लॉज है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल इंटरप्रिटे अपना जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो अपन कल करेंगे, कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए, अगर 1.5-2 घंटे लगा करके तो बड़ा मजा आ जाएगा। पर अगर नहीं होएगा तो थोड़ा सा स्पिल ओवर परसों कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं है। फिर अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करेंगे जो मेरे को लगता है 2 रिवीजन लगेंगे, और उसके बाद जनरल क्लॉज एक्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, और जो आपका फोर्थ वाला है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक्ट वो भी हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके चारों लॉ ये हफ्ते में खत्म हो जाएंगे और आपका पूरा पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस आपको रैपिड रिवीजन में खत्म होकर के मिल जाएगा। अब कुछ चीजें सुन लो सर, ये वीडियो आज यहाँ पे आपको अदर ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे मिलेगा आपको, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के 14 तक जितने भी चैप्टर्स मेरे समरी नोट्स में है उसको वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। समरी नोट्स में जितने भी चैप्टर है वो आपको सीक्वेंस में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब सर बिना टाइम शुरू किए, बिना टाइम वेस्ट किए जनरल क्लॉज का क्लास प्रीमियर कराया था सर आपने, तो मैं ही तो पढ़ा रहा था ना, रोहित सुथार नालायक, मैं ही तो पढ़ा रहा था ना। हाँ, और 2 हफ्ते पहले की रिकॉर्डिंग थी वो। सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात, सुनो ना प्लीज, सुनो ना मेरी बात, सुनो ना दोस्तों, एक बार फुल फ्लेजेड जोश में आ जाओ एकदम और पूरा रिवीजन करते हैं अपन ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर का। चैप्टर 10 है सर, ये चैप्टर आपके एग्जाम में 10 नंबर तक का आता है। बोलो कितने नंबर तक का आता है? 10 नंबर तक का ये चैप्टर आपके एग्जाम में आता है। ये शुरू होता है सेक्शन 139 से और ये किधर तक जाता है? ये शुरू होता है सेक्शन 139 से एंड इट कंटिन्यूज अप टिल सेक्शन 148। सेक्शन 139 क्या है? 139 क्या है? 139 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। जिंदगी में कुछ याद है अपन ने ऐसा पढ़ा था? फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी, नॉर्मल कंपनी, ये सारी चीजें अपन ने कुछ पढ़ी है, ऐसा याद आ रहा है? नहीं सर, हमने कहा पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, आपको एग्जाम देना है, हमको थोड़ी देना है। अरे भाई सुनो ना, मैं आपको मेरे समरी नोट से पढ़ाता हूँ। सबसे पहले सेक्शन 139 क्या है सर? 139 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। एक ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है एक कंपनी में? तो डिपेंड करता है सर एक नॉर्मल कंपनी है कि गवर्नमेंट कंपनी है, और डिपेंड करता है फर्स्ट ऑडिटर हो रहे हैं कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो रहा है कि उस ऑडिटर के पोजीशन में कैजुअल वैकेंसी भर रहे हैं अपन। तो मेरे साथ ध्यान देना, मैं आपको एक टेबल फॉर्म से रीड करवाता हूं। ये रहा वो टेबल जो अपन ने क्लास में बनाया था, ये रहा वो टेबल जो अपन ने क्लास में बनाया था, जिससे आपको बहुत इजीली रिकलेक्ट होगा। सर सुनो ना, अगर एक कंपनी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है तो फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट करेगी? अगर नॉर्मल कंपनी की बात करें तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर अगर बोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसके बाद 90 डेज मिलता है शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग बुलाने के बाद ऑडिटर्स अपॉइंट कर देते हैं। तो टोटल ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए कितना टाइम आपको मिलता है? 120 डेज। और ये फर्स्ट ऑडिटर के केस में है। और वो जो टेन्योर होगा फर्स्ट ऑडिटर का वो कितने समय तक रहेगा? टिल द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। जब तक फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाता तब तक वो ऑफिस होल्ड करके बैठेगा, बस उसके अलावा नहीं। तो मैंने क्या कहा था, कौन अपॉइंट करता है? 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंट करने के बाद 90 डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर। अगर बोर्ड नहीं कर पा रहे 30 दिन में तो 90 डेज के अंदर शेयर होल्डर करेंगे, तो टोटल 120 डेज हो गए। बट सर फर्स्ट ऑडिटर की बात है ये। अभी फर्स्ट ऑडिटर के बाद फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी का, लेकिन अगर फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो, अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो सर जब भी गवर्नमेंट कंपनी आता है ना तो सबसे पहले सी&एजी आ जाता है। तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का पहला मौका दिया जाएगा सी&एजी को। सी&एजी कितने दिन में अपॉइंट करेगा? 60 डेज के अंदर करेगा। अगर सी&एजी 60 डेज में नहीं कर पा रहे तो बोर्ड को 30 डेज मिलेंगे। अब बोर्ड भी 30 डेज में नहीं कर पा रहे तो शेयर होल्डर्स को 60 डेज मिलेंगे। अब सर सवाल ये उठता है, जब नॉर्मल कंपनी के केस में बोर्ड को 30 डेज दिया जा रहा है तो सी&एजी को 60 डेज क्यों दिया जा रहा है? भाई लंच ब्रेक नाम की भी कोई चीज होती है? गवर्नमेंट कंपनी में लंच ब्रेक नाम की चीज होती है, उनको टाइम तो लगेगा ना खाना खाने में। तो सर इसीलिए लॉ ने कहा कि गवर्नमेंट कंपनी में पहले 60 डेज सी&एजी को, अगर वो नहीं कर पा रहे तो 30 डेज बोर्ड को, और 30 डेज में बोर्ड नहीं कर पा रहे तो 60 डेज शेयर होल्डर को। अब सर टोटल कितने दिन हो गए? 150 डेज। टोटल कितने दिन हो गए? 150 डेज हो गए। और ये डायरेक्टर का भी टेन्योर कब तक रहेगा? फर्स्ट एजीएम तक ही टेन्योर रहेगा। ये तो होगी सर फर्स्ट ऑडिटर की बात, ये तो हो गई फर्स्ट ऑडिटर की बात। अब कर लेते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होते हैं सर? नॉर्मल कंपनी
कंपनी के केस में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में हर फाइनेंशियल ईयर में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है वो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 डेज के अंदर, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करता है। अब सर अगर 180 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो 180 डेज तक ऑफिस होल्ड करेगा। कितने समय तक? 180 डेज तक ऑफिस होल्ड करेगा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, सो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेके 180 डेज तक। क्या बोल रहे हो सर? सर वो होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। एक सेकंड रुक जाओ तुम, एक ही सेकंड रुक जाओ, एक ही सेकंड रुक जाओ। यस गाइस, यस गाइस, यस। अब सर उसके बाद आप कब तक होल्ड करोगे? एजीएम तक होल्ड करोगे, जब तक आपका एजीएम खत्म नहीं हो जाता। तो सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होता है वो गवर्नमेंट कंपनी में हर साल अपॉइंट होता है, ठीक है। अब आ जाता है सर कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या? किसी भी कारण से अगर आपके डायरेक्टर का ऑफिस खाली, ऑडिटर का ऑफिस खाली हो जाता है तो उसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। अगर कैजुअल वैकेंसी होता है तो नॉर्मल कंपनी के केस में बोर्ड बढ़ता है। कितने दिन के अंदर बोर्ड अपॉइंट करेगा सर? 30 डेज के अंदर बोर्ड अपॉइंट करेगा। अगर अगर लेकिन कैजुअल वैकेंसी सर डेथ की वजह से हो गया, रिटायरमेंट की वजह से हो गया तो समझ आता है, लेकिन अगर रिजाइन कर दिया ना किसी बंदे ने तो बोर्ड तो भरेगा, लेकिन आपको शेयर होल्डर का ओआर लगेगा। बोर्ड जो है उसका, बोर्ड अपॉइंट करने के पहले 3 महीने के अंदर अंदर शेयर होल्डर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल देगा। और ये जो कैजुअल वैकेंसी में जो डायरेक्टर आ रहा है ना, उसको कितने दिन तक के लिए आप रखोगे? यू विल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। दोस्तों ध्यान रखना, जो ऑडिटर आ रहा है ना, जो ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी में आ रहा है वो बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। अगर जल्दबाजी में लाया गया है तो उसको बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। अभी एक बार के लिए ले आओ, जब अगला एजीएम खत्म होएगा ना तब उसकी भी ऑफिस वेकेट हो जाएगी, चाहिए तो उसको वापस से अपॉइंट कर देना। उसके बाद आते हैं सर, सुनो ना मेरी बात, उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी हुआ तो सबसे पहले कौन आता है? मैंने बोला सीएनडीसी आता है। सीएनडीसी को कितनी देर मिलेगा सर? यहाँ पे सीएनडीसी को भी 30 दिन मिलेगा। क्यों सर? अब लंच ब्रेक नहीं है क्या उनका? अरे भाई इमरजेंसी का केस है ना, इसमें थोड़ा कम लंच ब्रेक लो ना, तुमको चलेगा क्या कम लोगे तो? हाँ, तो इसलिए यहाँ पे सीएनडीसी को कितने दिन दिया गया है? 30 डेज दिया गया है। और अगर 30 डेज में नहीं कर पाते हैं तो बोर्ड को नेक्स्ट 30 डेज मिलता है, और 30 डेज के अंदर कैजुअल वैकेंसी भरना पड़ेगा। सर ये बहुत अच्छा समरी है, आप बाद में वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट कर सकते हो। पर कंक्लूजन क्या है सर? याद करो मेरे साथ। नॉर्मल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी। फर्स्ट ऑडिटर की बात करते हैं, पहला पहला ऑडिटर, पहला पहला ऑडिटर, पहला पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा सर? नॉर्मल कंपनी के केस में बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 डेज में। बोर्ड से अगर नहीं हो पाया तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे अगले 90 डेज में। टोटल कितना मिलेगा? 120 डेज मिलेगा। अब गवर्नमेंट कंपनी की अगर बात करें तो पहले 60 डेज सीएनएजी को मिलेगा, सीएनएजी के 60 डेज के बाद 30 डेज बोर्ड को मिलेगा, और उसके बाद फिर 60 डेज शेयर होल्डर को मिलेगा। अगर जो भी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है वो ऑफिस कब तक होल्ड करता है सर? पहले एजीएम तक होल्ड करता है। एजीएम कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 90। अरे बोलो, एजीएम के बारे में कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है दोस्तों? बोलो ना, कुछ तो बोलो। किधर लिखा हुआ है एजीएम के बारे में? सर एजीएम के बारे में किधर लिखा हुआ है? सेक्शन 96। लोगों की चैट नहीं आ रही है, मेरे को डर लग रहा है। हाँ ठीक है, सेक्शन 96 में लिखा हुआ है सर। सेक्शन 96 में बाकी लोग नालायक किधर गए? तुम लोग सो रहे क्या? हाँ, बाकी लोग लिखेंगे क्या तुम्हारा एग्जाम? बोलो ना दोस्तों, सब लोग पार्टिसिपेट करो ना, मस्त चैप्टर पूरा याद करके खत्म कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। 1 घंटा बस मेरे को दे दो अभी से, आपका पूरा चैप्टर रट करके खत्म हो जाएगा। तो सर सेक्शन 96 में एजीएम हेल्ड होता है, 9 मंथ्स के अंदर होता है फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब तक आपका एजीएम खत्म नहीं होता तब तक आप ऑफिस होल्ड करोगे। ये हो गया फर्स्ट ऑडिटर के केस में। अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में क्या होगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? नॉर्मल कंपनीज का हम देखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? सीएनडीजी अपॉइंट करता है। कब अपॉइंट करता है सर? जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना, उसके 180 डेज के अंदर अपॉइंट करता है, और जिसको अपॉइंट किया वो कब तक ऑफिस होल्ड करता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अब बात करते हैं, अगर कैजुअल वैकेंसी हो गया तो नॉर्मल कंपनी में कैजुअल वैकेंसी बोर्ड भरता है 30 डेज के अंदर। क्या शेयर होल्डर इंटरवीन करते हैं? जनरली तो शेयर होल्डर इंटरवीन नहीं करते हैं सर। पर अगर
पर अगर रेजिग्नेशन का केस है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा 3 महीने के अंदर ओआर पास करके। और सर ये जो बंदा कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट होता है ना, ये बहुत जल्दबाजी में अपॉइंट होता है, तो ये सिर्फ अगले अगले एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा, उससे ज्यादा ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। अब बात करते हैं सर सीएनडीजी की। किसकी बात करेंगे आप? अब बात करेंगे सीएनएजी की। अगर आपका कैजुअल वैकेंसी हुआ गवर्नमेंट कंपनी में तो सीएनएजी आ जाएगा, वो 30 डेज के अंदर काम करेगा। अगर सीएनएजी 30 डेज में नहीं अपॉइंट कर पाता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा अगले 30 डेज में। उम्मीद है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट जो है ये आपको याद हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके सेक्शन 139 के। पर सर एक बार मैं आपको ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर वाला प्रोविजन बताता हूँ। सब्सिक्वेंट ऑडिटर वाला प्रोविजन मतलब क्या? अगर आपको सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब वाला प्रोविजन क्या? ये जो टू बी स्टडीड इन डिटेल है, ये क्या है सर? अगर एक कंपनी है नॉर्मल कंपनी, उसमें सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, वो कैसे अपॉइंट होएगा सर? नॉर्मल कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है देखना। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग, क्या लिखा है? इन केस ऑफ कंपनी हैविंग ऑडिट कमिटी। अब सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का बात डिपेंड करता है कंपनी में ऑडिट कमिटी है कि नहीं है। अगर ऑडिट कमिटी है ना तो तुम समझ लो सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो गया, तुम समझ लो कैजुअल वैकेंसी हो गया। कोई भी चीज में ऑडिट कमेटी की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि ऑडिट कमेटी का मतलब क्या है? उसका लेना देना पूरा ऑडिटर से है, तो ऑडिट कमेटी की बात सुनोगे। तो सर प्रोसेस क्या फ्लो होगा? प्रोसेस ये फ्लो होगा कि जो ऑडिट कमेटी है ना, वो सबसे पहले रेकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक फर्म का नाम। मान लो उन्होंने फर्म का नाम रेकमेंड किया, फर्म ए। अब सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, या तो वो फर्म ए से ओके कि हाँ भैया फर्म ए मस्त है, अपन उसको अपॉइंट कर सकते हैं, तो उस केस में बोर्ड जो है उसको लेकर के चले जाएगी मेंबर्स के पास। किसके पास? मेंबर्स के पास। और मेंबर चाहे तो उसको अपॉइंट कर देंगे। अब सर एक बात ध्यान से सुनना, अगर एक नॉर्मल कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है तो वो कितने समय के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं? अगर एक कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है तो वो कितने समय के लिए ऑफिस होल्ड करता है? तो मैंने कहा अगर एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है, ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 इयर्स, दैट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ, मतलब फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा वो, उसके बाद वो होल्ड करेगा 6 एजीएम तक। मतलब फर्स्ट एजीएम के बाद सेकंड एजीएम, थर्ड एजीएम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 5 साल होल्ड करेगा, 6 एजीएम तक होल्ड करेगा। उसके बाद फिर 6th में अपॉइंट होगा, 11th एजीएम तक होल्ड करेगा। तो इस तरीके से ऑफिस ऑडिटर का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, एजीएम टू एजीएम। अब सर अपॉइंट हो जाएगा होल्ड टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। लेकिन सर ये तो तब जब ऑडिट कमेटी ने रेकमेंड किया, बोर्ड को बढ़िया लगा और शेयर होल्डर ने अपॉइंट कर दिया। पर बोर्ड को अगर अच्छा नहीं लगा, ये जो फॉर्म ए का नाम है, ये अगर बोर्ड को अच्छा नहीं लगा तो बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड ऑडिट कमेटी को बोलेगा, ऑडिट कमेटी जरा रिकंसिडर करो ना, फॉर्म ए में ये प्रॉब्लम है, जरा तुम रिकंसिडर करके एक नया नाम दो ना। अब सर उसके बाद क्या हो सकता है? ऑडिट कमेटी रिकंसिडर कर सकता है। ऑडिट कमेटी ने या तो बोला कि हाँ भाई फॉर्म ए में तो गड़बड़ है, अपन एक काम करते हैं, अपन नया फॉर्म ढूंढते हैं, और उसने फॉर्म बी का नाम रेकमेंड किया, तो सर वापस आप उसी प्रोसेस में चले जाओगे। अगर बोर्ड को जमा तो ठीक है, वो मेंबर्स के पास ले जाएगा, नहीं जमा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर इस तरीके से लूप चलता रहेगा। पर व्हाट इफ ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास गया, बोले भाई फॉर्म ए है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वापस आया और बोले भाई रिकंसिडर करना, और ऑडिट कमेटी ने बोला नहीं रिकंसिडर करो। What if audit committee does not reconsider? In that case, बोर्ड के पास दो ऑप्शन है। बोर्ड के पास ऑप्शन या तो ये है कि फर्म ए जिसका रिकमेंडेशन आया था उसी को लेके आगे बढ़ जाए, तो अपॉइंट फर्म ए जिसका नाम आया था मेंबर्स के पास लेके जाओ और अपॉइंट कर दो। अगर आप अपॉइंट कर दोगे तो वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। पर अगर बोर्ड को नहीं चाहिए फर्म ए, तो बोर्ड क्या करेगा? ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन हकाल देगा, साइड में रख देगा, खुद का फॉर्म ढूंढेगा। मान लो उसने ढूंढा फॉर्म सी, और वो फॉर्म सी ढूंढ के ले जाएगा मेंबर्स के पास, और मेंबर्स को बोलेगा मेंबर्स सुनो, तुम्हारा ऑडिट कमेटी आया था, उसने फॉर्म ए रेकमेंड किया था, मेरे ये रीजन है क्यों मैं फॉर्म ए को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपके सामने फॉर्म सी का अपॉइंटमेंट रख रहा हूँ। अगर मेंबर को जमेगा तो मेंबर फॉर्म सी को अपॉइंट कर देंगे। सर ये पूरा प्रोसेस है आपके ऑडिट कमेटी का। एकदम ध्यान से सुनो, बहुत आसान है सर, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, एकदम ध्यान से। क्या है सर? मैं ऑडिट कमेटी, तुम बोर्ड, मैं ऑडिट कमेटी, तुम बोर्ड, तुमको अपॉइंट करना होता है ऑडिटर। ऑडिटर अपॉइंट करना किसका काम है? तुम्हारा काम है। तो मैं क्या करूंगा? मैं रिकमेंडेशन दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑडिट कमेटी का काम होता है रिकमेंडेशन देना। मैं तुमको रिकमेंडेशन दूंगा, मान लो फॉर्म, तुमको जमा तो तुम लेके मेंबर के पास चले जाओ और तुम अपॉइंट करवा दो। पर अगर तुमको नहीं जमा, तुम मेरे को बोलो ऑडिट कमेटी को, ए ऑडिट कमेटी रिकंसिडर करना, तो या तो मैं रिकंसिडर करूंगा। अगर मैंने रिकंसिडर किया और मैंने बोला चल ठीक है फॉर्म बी को अपॉइंट करते हैं, तो मैं वापस से आपको रिकमेंडेशन भेजूंगा और वो सेम प्रोसेस चालू हो जाएगा। पर अगर मैंने रिकंसिडर करने से मना कर दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? उसके पास दो ऑप्शन है, या तो जो मैंने पहले रिकमेंडेशन दिया था
फर्म है, उसको मान के मेंबर्स के पास ले जा, मतलब हार मान जाओ बोर्ड। या दूसरा ऑप्शन है, बोर्ड बोलेगा ऑडिट कमेटी तेरे रिकमेंडेशन की ऐसी की तैसी, हम खुद का रिकमेंडेशन बना रहे हैं फर्म सी, और फर्म सी को लेकर के चले जा रहे हैं किसके पास, शेयर होल्डर के पास। और जब शेयर होल्डर के पास जाओगे ना, उनको बताना है शेयर होल्डर तुम्हारा जो ऑडिट कमेटी है ना उसने फर्म ए रिकमेंड किया था, मेरे पास ये रीजन है क्यों फर्म ए को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, तुम कृपया फर्म सी को अपॉइंट कर दो, और मेंबर्स अपॉइंट कर देंगे। एक बार अपॉइंट हो गया, ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। बोलो, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM आप क्या करोगे, ऑफिस होल्ड करोगे। सर ये वो केस है जहां पे ऑडिट कमेटी है। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है ना तो सीधा हिसाब है भाई, बोर्ड डिसाइड करेगा और बोर्ड मेंबर के पास लेके चला जाएगा, मेंबर अपॉइंट कर देंगे, काम खत्म। क्या कहा मैंने, सीधा हिसाब है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी में, ऑडिट कमेटी नहीं है, तो बोर्ड चला जाएगा। अब सब एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो, एक कंपनी में ऑडिट कमेटी है, एक कंपनी में ऑडिट कमेटी है, पर बोर्ड जो है ना ऑडिट कमेटी से पूछे बिना ऑडिटर का नाम लेके मेंबर के पास जा रही है। क्या बोला सर मैंने बोला एक कंपनी में ऑडिट कमेटी है, पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना वो ऑडिटर से पूछे बिना मेंबर के पास ऑडिटर का नाम लेके जा रही है। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जा सकता है? ना बाबा ना। अगर आपके कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो रिकमेंडेशन तो ऑडिट कमेटी से ही आना चाहिए, ऑडिट कमेटी से बात पूछे बिना अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। क्या आपको मेरी बात समझ आई सर? हाँ जी हाँ। अब मैं देख लेता हूँ क्या क्या पढ़ा है क्या क्या नहीं पढ़ा है। सेक्शन 129 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में सबसेक्शन 1 क्या है सर? करेक्ट, स्नेहा बोल रही है ऑडिट कमेटी है क्यों, फिर अगर तुमको उससे नहीं पूछ रहे तो सुनो सर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर में क्या है, पहला प्रोविजन ध्यान से सुनना। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर में लिखा है फर्स्ट एजी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन टेलिकॉम। जो आपका एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एजीएम अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज एन ऑडिटर हु शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM एंड till conclusion of 6th AGM and thereafter till conclusion of every 6th AGM। मतलब सर एक बंदा जो अपॉइंट होता है वो हर 6th AGM तक ऑफिस होल्ड करेगा। ये मेरे को नहीं लगता ये फर्स्ट ऑडिटर है, ये मेरे को लगता है ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर का प्रोविजन है। ये क्या है, ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर का प्रोविजन है। अब सर उसके बाद सुनो रूल 3 क्या है। रूल 3 क्या कहता है, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ऑडिटर। कैसे सिलेक्ट होगा सर? देखो अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी है कि नहीं है कैसे पता चलेगा सर? आपको रीड करना पड़ेगा सेक्शन 177। 177 कहता है कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी रखना चाहिए, कौन सी कंपनी को नहीं रखना चाहिए। तो सर उस केस में ऑडिट कमेटी जो है ना वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज के लिए, एमसीक्यू के लिए। किस चीज के लिए, एमसीक्यू के लिए। इसको उल्टे तरीके से पढ़ो तो क्यू क्वालिफिकेशन। सबसे पहले ऑडिटर्स जो बंदे या फिर जो फर्म आएगी उनका क्वालिफिकेशन कंसीडर करो। उसके बाद सी क्या है, कमेंसरेट। उसका क्वालिफिकेशन उसका एक्सपीरियंस को तुम देखो तुम्हारे बिजनेस से रेलेवेंस है क्या। मान लो मेरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज और मैंने ढूंढा डेलॉइट, क्यों बोले डेलॉइट बहुत क्वालिफाइड है, पर ये देखो डेलॉइट का क्वालिफिकेशन मेरे इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट है क्या, कमेंसरेट है क्या। और तीसरा तुम ये देखो कि जिसको अपॉइंट करने की बात कर रहे हो उसके अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स तो नहीं है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। जिसको तुम अपॉइंट करने की बात कर रहे हो उसके अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स तो नहीं है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। ये तीनों चीजें देखो और उसके बेसिस पे तो डिसीजन लो। अब सर सुनो ना, उसके बाद क्या होगा, नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं है तो ये बोर्ड ये सारी रिस्पांसिबिलिटी निभाएगा एमसीक्यू का। क्यों क्या है सर, क्वालिफिकेशन देखो, सी कंसिडरेशन कमेंसरेट देखो, और एन क्या है, मिसकंडक्ट का कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस नहीं है। क्वालिफिकेशन कमेंसरेट है कि नहीं और मिसकंडक्ट का कोई पेंडिंग केस तो नहीं है। ये चीजें चेक कर लो आप। उसके बाद क्या होगा सर, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ऑडिट कमेटी में कॉल फॉर सच अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रपोज्ड ऑडिटर एज इट मे डीम फिट। सच अदर गाइस, ये जो मेरा जो बुक है ना ये इसका फर्स्ट एडिशन है, इसलिए आप लोगों को थोड़े बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल सकते हैं। अगर आपके नजरों में कोई स्पेलिंग मिस्टेक आएगा तो कृपया करके उसको मेरे ध्यान में जरूर लाइएगा। चाहे तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, या फिर किसी कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो कि सर फलाना करेक्शन जो है कर लो। आप लोग समझो, अगर आप लोग सब मिल करके मेरे को स्पेलिंग करेक्शन पूरे नोट्स का बता दोगे तो तुम समझो कितना प्यारा नोट्स हो जाएगा और सर और मजा ही आ जाएगा। अब सर रिकमेंडेशन ऑफ द नेम ऑफ ऑडिटर कौन रिकमेंड करेगा? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा और बाकी केसेस में बोर्ड खुद डिसाइड कर लेगा। अगर बोर्ड अग्री करता है ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से तो वो मेंबर के पास ले जाएगा एजीएम में अपॉइंटमेंट के लिए। और बोर्ड अगर डिसअग्री करता है तो वो क्या करेगा, रेफर बैक करेगा फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग द रीजंस। मतलब आप ऑडिट कमेटी को बताओगे क्यों ऑडिट कमेटी मेरे को फॉर्म ए का रिकमेंडेशन नहीं पसंद है। अब उसके बाद अगर ऑडिट कमेटी डिसाइड करता है नॉट टू रिकंसिडर, ऑडिट कमेटी अगर नहीं डिसाइड करता है नहीं रिकंसिडर करेंगे तो बोर्ड अपने खुद के रीजंस रिकॉर्ड करेगा एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन इन द एजीएम।
वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा और खुद का रिकमेंडेशन भेज देगा। और अगर बोर्ड अग्री कर जाता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, इट शैल प्लेस फॉर द मैटर फॉर कंसिडरेशन। मतलब सर बहुत आसान है यार। कह रहे हैं बोर्ड अगर ऑडिट कमिटी नहीं मान रहे तो या तो तू मान जा, या फिर तू खुद भी नहीं मानेगा तो तू खुद का नाम, खुद एक नाम ढूंढ ले ऑडिटर का और तू मेंबर के पास चले जा और मेंबर को बता देना रीजंस क्या रीजंस है कि मैं ऑडिट कमिटी की बात नहीं मान रहा हूं। समझे सर? समझे क्या? अब सर दो चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ऑडिटर आपने ढूंढ लिया और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के पहले दो चीजें होनी चाहिए और अपॉइंटमेंट के बाद दो चीजें होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट के पहले दो चीजें और अपॉइंटमेंट के बाद दो चीजें। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हूं और मैं डेलॉइट को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करने वाला हूं, तो दो चीजें उसके पहले होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे को ऑडिटर का रिटन कंसेंट मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए? रिटन कंसेंट मिल जाना चाहिए। और दूसरा एक सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए ऑडिटर से। ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम देख लेना नवंबर 22 में ये आएगा सर्टिफिकेट। सर ये सर्टिफिकेट अगर नवंबर 22 में स्किप हो गया ना तो मई 23 वाले बच्चों तुम लोग लिख लेना। पर सर नवंबर 22 में ये क्वेश्चन ड्यू है। कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों? कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? अगर सुनो ना, बड़े ध्यान से सुनो। अगर आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर रही है तो ऑडिटर से सबसे पहले रिटन कंसेंट ले लेना और दूसरा ऑडिटर से आप सर्टिफिकेट ले लेना। सर्टिफिकेट कौन सा लोगे सर? सर्टिफिकेट में आप चार बातें लिखोगे। सबसे पहला, हम एलिजिबल हैं, हम एलिजिबल हैं ऑडिटर बनने के लिए। आप इंडिविजुअल है या फर्म है, हम एलिजिबल हैं। उसके बाद आप लिखोगे हम टर्म्स के हिसाब से अपॉइंटमेंट हो रहा है हमारा और लिमिट्स के अंदर अपॉइंटमेंट हो रहा है। लिमिट्स के अंदर मतलब क्या सर? आपको पता है आगे चल के एक लिमिट आता है कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट ले सकता है। तो टर्म्स का भी पालन हो रहा है, लिमिट का भी पालन हो रहा है और जो भी प्रोसीडिंग्स के बारे में आपने लिखा है वो प्रोसीडिंग ट्रू है और करेक्ट है। जो भी प्रोसीडिंग्स के बारे में आपने लिखा है वो प्रोसीडिंग ट्रू और करेक्ट है। ये चार चीजें आपको लिख के देनी पड़ेगी। पीलेट, सर पीलेट क्या है? पी है प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स जो है ट्रू एंड करेक्ट है। जो भी आपने लिस्ट की है वो ट्रू एंड करेक्ट है। एल क्या है? लिमिट्स, आपने लॉ के लिमिट्स का कंप्लायंस किया है। ई क्या क्या है? एलिजिबल हो टू बिकम एन ऑडिटर। और टी क्या है? टर्म्स ऑफ द एक्ट का कंप्लायंस हो रहा है। ये चार चीजें आपको टर्म्स अपने सर्टिफिकेट में लिख के देनी पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा सर? अपॉइंटमेंट के पहले दो चीज, अपॉइंटमेंट के पहले दो चीज। पहली चीज क्या है कि आपने रिटन कंसेंट ले लिया। पहली चीज क्या है? आपने रिटन कंसेंट ले लिया। और दूसरी चीज क्या है? आप पी लेट हो, पी प्रोसीडिंग जो है वो ट्रू एंड करेक्ट है। एल लिमिट्स के अंदर है। ई एलिजिबल हो। टी टर्म्स। ये चारों कंडीशन मीट हो रहे हैं। ऐसा एक सर्टिफिकेट बना के ऑडिटर को देना पड़ेगा। किसको देगा सर? ऑडिटर कंपनी को देगा। ये तो अपॉइंटमेंट के पहले। अब अपॉइंटमेंट के बाद आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न्ड ऑफ हिज ऑडिट्स अपॉइंटमेंट। आप ऑडिटर को बताओ ऑडिटर तेरा सिलेक्शन हो गया है एंड फाइल अ नोटिस एंड फॉर्म 881 to ROC within 15 days of the meeting। सर यूं तो ROC के पास जब हम जाते हैं तो हमको 30 दिन का समय मिलता है, पर इस केस में ROC के पास जाने के लिए आपको 15 ही दिन का समय मिला है। क्यों? ऑडिटर अपॉइंट करना बड़ी बात है। जल्दी जल्दी जाके ROC को बता दो ROC ऑडिटर आ गया, आरओसी ऑडिटर आ गया। आप क्या करोगे सर? ऑडिटर को इन्फॉर्म करो और आरओसी को इन्फॉर्म करो 15 दिन के अंदर अंदर। अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स रीअपॉइंटमेंट। जो प्रोविजन अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है वही प्रोविजन रीअपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट है सर, आपने एनएफआरए का प्रोविजन पढ़ा होगा। मैंने रैपिड रिविजन पे कवर नहीं किया है पर मैंने आपको बताया था मेरे चैनल में जो प्रोविजन है चैप्टर 9 का, उसमें एनएफआरए वाला सेक्शन आप जाके देख सकते हो। पूरा टाइम स्टैम्प बना हुआ है वहां पे नीचे। आप क्लिक करोगे तो आपका खुल जाएगा। अब सर एनएफआरए क्या है? एनएफआरए क्या है? व्हाट इज एनएफआरए? एनएफआरए के केस में अगर एक एनएफआरए के अंदर जो कंपनीज आती है, 5 टाइप के कंपनीज आते हैं, वो लोग अगर ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं ना तो उनको 15 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर बाबा? 15 दिन के अंदर एनएफआरए 1 फाइल करके बताना होता है कि हमने अपॉइंटमेंट कर लिया। मिरेकल मिरेकल, हमने अपॉइंटमेंट कर लिया है ऑडिटर का। ये आपको एनएफआरए को बताना पड़ता है 15 दिन के अंदर अंदर। किसको बताना पड़ता है सर? एनएफआरए। मतलब आप अगर एक एनएफआरए गवर्नड कंपनी हो और आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है तो 15 दिन के अंदर एनएफआरए को बता दो ये एनएफआरए ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है, तो अपना कान खड़े कर ले। ठीक है। अब सर उसके बाद बात करते हैं टेन्योर क्या होती है ऑडिटर की। तो आपको पता है बच्चों वाली बात है, इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल एक टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है जो 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स का होगा, और फर्म जो है वो 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकती है 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स ईच। मतलब इंडिविजुअल 5 साल के लिए रह सकता है और फर्म जो है 10 साल के लिए रह सकती है। अब सर ये जो टेन्योर का प्रोविजन है ना, ये कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी, unpaid unlisted public company having paid up share capital of 10 crore or more, private limited companies having paid up share capital of 50 crore or more, or company having borrowings from bank of a deposit more than 50 crore। मतलब सर आपको क्या बोला है हमने? सारे लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल हो गया।
उसके अलावा वो अनलिस्टेड कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके अलावा प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, और कोई भी कंपनी जिसने बोरिंग ले रखा है या डिपॉजिट ले रखा है 50 करोड़ से ज्यादा, ये सारे लोगों को क्या एप्लीकेबल हो जाएगा सर, प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर चार कंपनी, कौन से चार कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके अलावा प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, और सारे कंपनीज जिसका बोरोइंग जो है वो 50 करोड़ से अगर ज्यादा है, तो आप लोगों को क्या एप्लीकेबल होगा दोस्तों, आप लोगों को ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, जिसमें आप इंडिविजुअल को एक टर्म 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर के अपॉइंट कर सकते हो और फर्म को 2 टर्म 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर के अपॉइंट कर सकते हो। पर सर कुछ कूलिंग पीरियड नाम का होता है, कूलिंग पीरियड नाम की कोई चीज होती है, क्या होती है कूलिंग पीरियड नाम की चीज, वो ठंडे होने का समय। तुम जो 5 साल 10 साल में गर्म हुए उसमें ठंडे हो जाना, ठंडे मतलब क्या, कंपनी से किसी भी तरह का एसोसिएशन मत रखना, जो इंडिविजुअल ऑडिटर है या फिर जो फर्म है shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years after the completion of the term। जब आपका टर्म खत्म हो जाता है उसके बाद रीअपॉइंट मत होना। सर देखो इंडिविजुअल 5 साल के लिए अपॉइंट हो गया, फिर रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ऑडिटर 10 साल के लिए अपॉइंट हो गया, सॉरी फॉर्म जो है वो 10 साल के लिए हो गया, उसके बाद रीअपॉइंट नहीं हो सकता। कितने साल का कूलिंग पीरियड है सर, 5 साल का। अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर एक फॉर्म है डेलॉइट, क्या डेलॉइट फॉर्म है कि इंडिविजुअल है, डेलॉइट फॉर्म है कि इंडिविजुअल है, डेलॉइट बेसिकली फॉर्म है, तो फॉर्म अगर अपॉइंट होती है वो 5 साल के लिए अपॉइंट हुई, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए अपॉइंट हुई, क्या वो रीअपॉइंट हो सकती है, कैन इट बी रीअपॉइंटेड, यस सर। फॉर्म का टेन्योर दो टर्म हो जाए, एक टर्म हो गया, एक और टर्म के लिए आप अपॉइंट हो सकते हो 5 साल के लिए, तो दूसरा भी टर्म खत्म हो गया, उसके बाद फिर से रीअपॉइंट हो सकते हो क्या, उसके बाद फिर से रीअपॉइंट हो सकते हो क्या, नहीं जी नहीं, आप बिल्कुल भी रीअपॉइंट नहीं हो सकते, तो आपका 2 टर्म होगा। ये हो गया सर ऑडिटर का प्रोविजन। अब एक बात बताओ, डेलॉइट जो है, अब एक बात बताओ, डेलॉइट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ऑडिटर था, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए ऑडिटर था, 10 साल के बाद उसका टेन्योर खत्म हो गया। अब डेलॉइट बोल रहे हैं मैं जाके रिलायंस जियो में, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है, मैं जाके रिलायंस जियो में ऑडिटर बनना चाहता हूँ, तो क्या आप रिलायंस जियो में जाके ऑडिटर बन सकते हो सर। जो रिलायंस की 10 साल से ऑडिटर थी, कौन सी ऑडिटर, डेलॉइट, अब वो बोल रही है मैं रिलायंस जियो नहीं, अब मैं रिलायंस सॉरी रिलायंस नहीं, रिलायंस जियो में जाके ऑडिटर बनना चाहता हूँ, क्या आप ऑडिटर बन सकते हो दोस्तों, बिल्कुल बन सकते हो दोस्तों, बिल्कुल बन सकते हो। क्यों सर ऐसा, वाई, क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि भाई मेरी बात सुनो सर, आप बिल्कुल बन सकते हो ना, यू शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज में तुमको रोका है, रिलायंस जियो में तुम एकदम आसानी से ऑडिटर बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये चाहिए तो आपको एग्जाम्पल बना करके लिख लेना। अब मेरी बात सुनो सर, कुछ और रिस्ट्रिक्शन है, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस है। इनकमिंग ऑडिटर शुड नॉट हैव कॉमन पार्टनर विद द रिटायरिंग डायरेक्टर। मतलब क्या सर, अगर आप एक कंपनी है डेलॉइट, अब डेलॉइट अगर छोड़ के जा रही है और डेलॉइट के ही एक पार्टनर का कोई दूसरा और फर्म है, डेलॉइट है, डेलॉइट में एक पार्टनर था मिस्टर ए, अब जब डेलॉइट छोड़ के जा रही है तो मिस्टर ए की एक और कंपनी, एक और फर्म है जिसका नाम है एबीसी फर्म लिमिटेड, तो फर्म क्या, फर्म लिमिटेड, एबीसी फर्म, एबीसी एंड एसोसिएट, क्या वो एबीसी एंड एसोसिएट डायरेक्टर ऑडिटर बन सकती है सर। रिलायंस उसमें डेलॉइट छोड़ के जा रहा था, डेलॉइट में एक पार्टनर था मिस्टर ए, डेलॉइट में एक पार्टनर था मिस्टर ए, अब मिस्टर ए की एक और फर्म थी, मिस्टर ए की एक और फर्म थी एबीसी, एबीसी एंड एसोसिएट्स, क्या एबीसी एंड एसोसिएट्स रिलायंस में ऑडिटर बन सकते हैं, नहीं सर। जो कॉमन पार्टनर्स होते हैं ना वो सारे फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। As on date of appointment, no audit firm having common partners whose tenure has expired shall be appointed as an auditor for such company for 5 years। इनको भी वही 5 साल का रिस्ट्रिक्शन लगेगा, 5 साल के ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते। अब बात करते हैं सर, ये जो थर्ड पॉइंट में मैंने ऊपर डाला है रोटेशन ऑफ ऑडिटर, इसको काट, थर्ड पॉइंट के हेडर में मैंने जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला डाला है उसको काट दो, और 2 पॉइंट मेरे साथ सुनो सर। कभी कभी ना शेयर होल्डर इतने चुगलीखोर होते हैं, शेयर होल्डर कभी कभी क्या कर सकते हैं, इंटरनल रोटेशन भी करवा सकते हैं। इंटरनल रोटेशन मतलब क्या, इंटरनल रोटेशन मतलब क्या, मतलब शेयर होल्डर ये बोल सकते हैं डेलॉइट पे मिस्टर ए जो है वो पार्टनर है और डेलॉइट अपना ऑडिटर है, डेलॉइट अपना ऑडिटर है और मिस्टर ए पार्टनर है, वो बोल सकते हैं कि 1 साल बाद या 2 साल बाद मिस्टर ए को हटाओ और मिस्टर बी को बोलो आके ऑडिट करेगा। मतलब सर ऑडिटर वही रहेगा, लेकिन इंटरनली पार्टनर चेंज करने के लिए मेंबर्स जो है वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। फिर कितने पार्टनर चेंज होंगे, कितने लोग काम करेंगे, वो सारा मेंबर डिसाइड करेंगे। सिमिलरली मेंबर्स ये भी बोल सकते हैं कि भैया एक नहीं एक से ज्यादा ऑडिटर होगा, मतलब ज्वाइंट ऑडिट होगा या मल्टीपल ऑडिटर्स होंगे, तो अगर मेंबर ने कह दिया मल्टीपल ऑडिटर्स होंगे तो मल्टीपल ऑडिटर्स होंगे।
अगर एक बार मेंबर ने कह दिया मल्टीपल ऑडिटर्स होंगे तो मल्टीपल ऑडिटर्स होंगे, ये दोनों प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। सर पहला वाला क्या कहा मैंने, पहला वाला ऑडिट फर्म जो है, ऑडिट फर्म जो है उसके अंदर ऑडिटिंग पार्टनर रोटेट हो सकते हैं, मतलब ये हो गया इंटरनल रोटेशन। आप इसका हेडर चाहो तो देख सकते हो, इंटरनल रोटेशन ऑफ ऑडिटर, इंटरनल रोटेशन ऑफ ऑडिटर। और दूसरा ऑडिट जो है वो एक से ज्यादा ऑडिटर कंडक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सब रोटेशन के कुछ रूल्स है जो बहुत सिंपल है। ये जो रोटेशन की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ कौन से रोटेशन की बात कर रहा है, अगर एक इंडिविजुअल है तो 5 साल के बाद उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, और अगर कोई फर्म है तो 10 साल के बाद उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अब छोड़ के जा रहा है तो नया बंदा आएगा, छोड़ के जा रहे हैं तो नया बंदा आएगा। वो कैसे आएगा सर, वो वैसे ही आएगा। अगर ऑडिट कमेटी हो तो ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगा, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो कोई और जो बोर्ड है वो खुद रेकमेंड कर देगा, पर उसी तरीके से आपका बंदा आएगा। अक्सर एक बात ध्यान रखना, फॉर द पर्पज ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर, एक चीज ध्यान रखना, अगर इन केस ऑफ ऑडिटर has held office prior to commencement of this act shall be taken into account for calculating 5 to 10 consecutive year। सर जिस दिन ये एक्ट आया था ना, उस दिन ऑडिटर 20-20 30-30 साल के लिए ऑफिस होल्ड कर रहे थे। जिस दिन ये एक्ट आया था उस दिन तक ऑडिटर 20-20 30-30 साल से ऑफिस होल्ड कर रहे थे। तो लॉ ने बोला जो इनकी प्रायर होल्डिंग है ना, इनको कैलकुलेशन में लिया जाएगा। जब आप 5 साल और 10 साल का लिमिट डाल रहे हो तो पुराने पुराने जो होल्डिंग है उनको लिया जाएगा कैलकुलेशन में। और दूसरा, इनकमिंग ऑडिटर जो है ही शैल नॉट बी एसोसिएटेड विद आउटगोइंग ऑडिटर अंडर द सेम नेटवर्क। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि केपीएमजी जो है ना, केपीएमजी जिसकी जिसकी सब्सिडरी है, केपीएमजी जैसे ही कोई और फर्म, दोनों सेम ब्रांड के अंडर है, दोनों सेम ट्रेडमार्क के अंडर है और दोनों आपस में रोटेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सर मान लो एक कंपनी, मान लो एक फर्म है ए लिमिटेड, मान लो एक फर्म है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की एक सब्सिडी, एक फर्म है बी लिमिटेड, एक फर्म है सी लिमिटेड। अगर बी लिमिटेड ऑडिटर था और वो जा रहा है तो सी लिमिटेड ऑडिट नहीं ले सकता, बिकॉज दे आर अंडर द सेम नेटवर्क, दे आर अंडर वन नेटवर्क, दे आर जस्ट डिफरेंट फर्म्स बट दे आर अंडर द सेम नेटवर्क। तो आप इस तरीके से ऑडिट नहीं ले सकते। सेम नेटवर्क मतलब क्या सर, या तो सेम ब्रांड नेम या सेम ट्रेड नेम या फिर कॉमन कंट्रोल। सेम नेटवर्क मतलब सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम या फिर कॉमन कंट्रोल अगर है तो सेम नेटवर्क माना जाता है। अब सर एक बात समझना ध्यान से, अगर मैं डेलॉइट हूं, मैं डेलॉइट हूं, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हूं और मेरा ऑडिटर था डेलॉइट। अब डेलॉइट का टेन्योर हो गया खत्म। अब डेलॉइट का जैसे ही टेन्योर खत्म हुआ ना, वहां का एक पार्टनर डेलॉइट से रिजाइन करके चला गया केपीएमजी में, वहां का एक पार्टनर रिजाइन करके चला गया केपीएमजी में। तो सर वो जब जाएगा ना तो वो अकेले नहीं जाएगा, अपने साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी लेके जाएगा। वो अकेले नहीं जाएगा, अपने साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी लेके जाएगा। और वो जो केपीएमजी है ना, अब वो भी रिलायंस का ऑडिटर बनने के लिए 5 साल में डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। शर्त सिर्फ इतना है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो साइडिंग पार्टनर था, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो साइडिंग पार्टनर था। और सर अगर जॉइंट ऑडिटर की बात करें, अगर जॉइंट ऑडिटर की बात करें तो रोटेशन इस तरीके से प्लान करना कि एक साथ दोनों ऑडिटर नहीं चले जा रहे। क्या बोले सर, सर आपको पता है रिलायंस में जॉइंट ऑडिटर है, तो जैसे जॉइंट ऑडिटर की बात करें तो रोटेशन इस तरीके से प्लान करना कि दोनों ऑफिस में एक साथ वैकेंसी ना हो, कि दोनों ऑफिस में एक साथ वैकेंसी ना हो जाए, इस तरीके से आप प्लान करना। ठीक है सर, एक बात बताओ, एक ऑडिटर क्या 4 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं? क्या एक ऑडिटर 4 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है? ना जी ना, एक ऑडिटर 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर के लिए ही अपॉइंट हो सकता है। पर क्या सर अगर एक ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, क्या 3 साल के बाद उसको निकाल सकते हैं? 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, क्या 3 साल के बाद उसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। अब सर 3 साल के बाद निकाल दिए तो बाद में क्या वो और 2 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है? 3 साल किया फिर निकाल दिए तो बाद में क्या और 2 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है? नहीं सर, आपने अगर 5 कंटिन्यूअस ईयर में कभी भी ब्रेक आया ना तो उसको पूरा 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 5 साल कर लिया माना जाएगा और उसके बाद रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब 5 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा और उसके बाद दोबारा। अब सर सुनो, ये वो एग्जांपल है जो मैंने तुमको दिया था। डेलॉइट में अगर अजय देवगन काम करता है और अजय देवगन साइनिंग पार्टनर था, वो अजय देवगन जो साइनिंग पार्टनर है वो छोड़ करके अगर केपीएमजी में चला गया तो केपीएमजी भी 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, केपीएमजी भी 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सर गवर्नमेंट कंपनी का केस आपको पता है, फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ कंपनी का आपको पता है कि ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आपको पता है। क्या पता है सर, कब पढ़ा है आपने? अरे वो शुरू में टेबल पढ़ाया था ना, डब्बा, वो डब्बे में यही तो था, डब्बे में डब्बा। कैजुअल वैकेंसी का भी आपको पता है, री अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। दोस्तों री अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं यार, ऑडिटर। ये ऑडिटर डायरेक्टर का लोचा इतना हो रहा है ना मेरा। सर आज मैं जहां भी डायरेक्टर बोलूंगा वहां ऑडिटर मान लेना, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक। जहां भी डायरेक्टर बोलूंगा वहां ऑडिटर मान लेना, ठीक है? सर सुनो, a retiring auditor may be reappointed in the AGM if एक रिटायरिंग डायरेक्टर भी रीअपॉइंट हो सकता है अगर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है,
अगर उसने अपना अनविलिंगनेस नहीं दिया है, अगर he has not given his unwillingness to continue as an auditor, और अगर एसआर नहीं पास हुआ है कि कोई और ऑडिटर अपॉइंट होगा, या वो बंदा तो अपॉइंट नहीं होगा। सर रिटायरिंग ऑडिटर अगर कोई है, क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है? सर सब्जेक्ट टू टेन्योर। हाँ, इंडिविजुअल 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, और इंडिविजुअल 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, और फर्म जो है 10 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। पर क्या एक रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पहली शर्त है कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, दूसरी शर्त है कि उसने अपना अनविलिंगनेस नहीं दिया है, अनविलिंगनेस नहीं दिया है राइटिंग, और तीसरा कोई ऐसा एसआर तो नहीं पास हुआ है ना जिसमें हमने बोला नहीं भैया ये ऑडिटर वापस अपॉइंट नहीं होगा, या फिर एसआर पास करके हमने बोला कोई और ऑडिटर अपॉइंट होगा, तो अलग बात है, वरना वो डायरेक्टर जो है अपॉइंट हो सकता है। समझे? समझे क्या सर? ठीक है सर, एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में डेलॉइट ऑडिटर था, क्या काम है? रिलायंस इंडस्ट्रीज में डेलॉइट ऑडिटर था, कितने साल के? 10 साल के। अब सर 10 साल खत्म हो गए, उसके बाद रिलायंस बोल डेलॉइट बोल रहा है रिलायंस मेरे को जरा इंटरनल ऑडिटर बना देना प्लीज। सर आप ना रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10 साल के ऑडिटर थे, अब जब आपका ऑडिटर 10 साल खत्म हो गया तो आपको कूलिंग पीरियड में जाना पड़ेगा। अब आप जब कूलिंग पीरियड में जा रहे हो, क्या आप उसी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो? सर बिल्कुल बन सकते हो, इंटरनल ऑडिटर के प्रोविजन में ऐसा कोई कोई अपने को रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिंदास इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो। रेस्ट्रिक्शन सर क्या है? रेस्ट्रिक्शन सर इतना है, सेम कंपनी में ऑडिटर मत बनना। ऑडिटर मतलब क्या? स्टैट्यूटरी ऑडिटर मत बनना, इंटरनल ऑडिटर जो है वो तुम बिल्कुल बन सकते हो। ठीक है सर, ये पूरा आपका सेक्शन 139 था, इतना लंबा, बस 139 कर ले, 140 और 143 ये चैप्टर आपका मेजर कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, समझे सर? एक बार पलटा के देखो पेजेस, एक बार पेजेस पलटा के देखो, सारे सेक्शन पलटा, एक बार सारा सारा प्रोविजन पलटा के देखो, समझ आ रहा है क्या आपको? सारा प्रोविजन पलटा के देखो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर थोड़ा तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, समय का उपयोग थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। सेक्शन 140 पढ़ते, रिमूवल। क्या एक क्या एक ऑडिटर को निकाला जा सकता है? अगर तुम मेरे साथ समय लगा ही रहे हो ना दोस्तों, तो कृपया करके लैंग्वेज याद कर लो, थोड़ा सा रट लो, ताकि आपको बाद में ज्यादा समय ना लगे। रिमूवल और रेजिग्नेशन की बात करते हैं सर, क्या रिमूवल हो सकता है ऑडिटर का? हाँ जी हाँ, बिल्कुल एक ऑडिटर का रिमूवल हो सकता है, उसके एक्सपायरी के टेन्योर के खत्म होने के पहले। कैसे रिमूवल होगा? या तो एसआर पास कर लो और सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर मैं आपको सिंपल में प्रोसेस बताऊं एक ऑडिटर को निकालने का, क्या प्रोसेस है? मैंने कहा बीसीजी, बीसी जी, बीसी तो बीसी भी बोल रहा हूँ, जी भी बोल रहा हूँ। अरे शॉर्टकट है बीसीजी। बी क्या है? पहले बोर्ड का रेजोल्यूशन डालो, उसके बाद जैसे ही बोर्ड का रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, उसके 30 डेज के अंदर अंदर सीजी के पास पहुंच जाओ अप्रूवल के लिए। सीजी के पास कौन से फॉर्म में अप्रूवल लेने जाओगे सर? एडीडी टू। कौन से फॉर्म में अप्रूवल लेने जाओगे? एडीडी टू। सर एडीडी वन आया है क्या अपना अभी तक? एडीडी वन आया है क्या? हाँ ना बाबा, जब एक ऑडिटर अपॉइंट होता है तो आपको आरओसी को बताना पड़ता है ना। वन, सुन, ऑडिटर अपॉइंट हो गया है। नंबर टू, एडीडी टू क्या है? ऑडिटर को रिमूव करने की बात कर रहे हो, टू टिकल। एडीडी टू क्या है? टू टिकल। तो आप जैसे ही बोर्ड जो है जैसे ही रेजोल्यूशन पास करेगा, उसके 30 दिन के अंदर सीजी के पास जाएगा। सीजी के पास कौन सा फॉर्म में जाएगा सर? एडीडी टू फॉर्म में जाएगा, और सीजी का अप्रूवल जैसे ही आ जाएगा, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। तो सर बीसीजी, बोर्ड अप्रूवल, सीजी अप्रूवल, और जी मतलब क्या? जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन मीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो? रिमूवल ऑफ ऑडिटर कर सकते हो। लेकिन सर रिमूवल के पहले आरओबीएच देना पड़ेगा। आरओबीएच मतलब क्या? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, तभी जाके आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो। सर बात समझ आई? बात समझ आई? एक सेकेंड रुक जाओ।
ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर। उसके बाद क्या लिखा है, ऑडिटर को रिमूव करने के लिए जैसे ही आप रिमूव करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, या तो बोर्ड रेजोल्यूशन से रिमूव कर दिए, या फिर शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं ऑडिटर को निकालो। लेकिन अगर शेयर होल्डर बोल रहे हैं ना ऑडिटर को निकालो, तो उनको क्या पास करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले कंपनी को स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। स्पेशल नोटिस क्या दोगे, स्पेशल नोटिस की भैया ये ऑडिटर को अपने को एजीएम में निकालना है, और आप या तो ये बोल सकते हो इस ऑडिटर को निकालो, या फिर आप ये बोल सकते हो किसी नए बंदे को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करो। स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन इन एजीएम फॉर appointing a person other than retiring director or providing expressly that retiring auditor shall not be appointed। उसके बाद तक जैसे ही नोटिस आएगा, आपको ये चार्ट याद है क्या, कंपनी जो है, जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी को नोटिस भेजेंगे, कंपनी जो है वो ऑडिटर के पास जाएगा, ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, और रिप्रेजेंटेशन देने के बाद ऑडिटर बोलेगा मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो सारे शेयर होल्डर्स को भिजवा दिया जाए, और कंपनी को वो सारे रिप्रेजेंटेशन शेयर होल्डर को भेजने पड़ेंगे। तो सर जब नोटिस दिया ना, जैसे ही नोटिस आया, कंपनी जो है इमीडिएटली उसको ऑडिटर को भेज देगा। अब सर ऑडिटर क्या कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन कर सकता है राइटिंग में, लिखित में, और फिर वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है ना वो सारे शेयर होल्डर को भिजवाया जाए। अब अगर उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया है तो कंपनी जो है ना नोटिस देगी अपने सारे शेयर होल्डर को, और नोटिस में बताएगी कि भैया ऐसा ऐसा स्पेशल नोटिस आया था ऑडिटर को निकालने के लिए, हमने ऑडिटर को बताया और ऑडिटर ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, आप कॉपी जो है सारे लोगों को दोगे। अब सर अगर किसी कारण से आप रिप्रेजेंटेशन जो है शेयर होल्डर को नहीं भेज पाए, अगर किसी कारण से रिप्रेजेंटेशन जो है आप शेयर होल्डर को नहीं भेज पाए, क्यों नहीं भेज पाए ऐसा रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि लेट दिया ऑडिटर ने, तब तक मीटिंग का नोटिस चला गया था। तो अगर आप नहीं भेज पाए ना तो कोई बात नहीं, वो जो रिप्रेजेंटेशन है ना इट विल बी रेड आउट लाउड इन द मीटिंग, आप मीटिंग में पढ़ के सुनाओगे कि ऑडिटर ने क्या बोला था, और सर उसके बाद एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार को भी भेज दोगे। लेकिन सर अगर ऐसा लग रहा है कि ऑडिटर अपने रिप्रेजेंटेशन के पावर को मिसयूज कर रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि ऑडिटर अपने पावर को मिसयूज कर रहा है, तो ट्राइब्यूनल जो है ना बेटा, ट्राइब्यूनल जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है कि ये रिप्रेजेंटेशन ना ही भेजा जाएगा और ना ही पढ़ करके सुनाया जाएगा। अगर और एक किसी ने ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे दिया, किसी ने मतलब कौन सा कोई भी अग्रीड पर्सन अगर उसने ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे दिया, तो ट्राइब्यूनल ये बोलेगा ना ही ये पढ़ा जाए ना ही ये पढ़ करके किसी को सुनाया जाए, इस तरह की बातें बोल सकता है आपका ट्राइब्यूनल। सर बोलो समझे क्या, अरे बोलो कुछ समझा क्या आपको। हाँ सर, अब मैंने क्या बोला, अभी तक मैंने क्या बोला सर, अपन सेक्शन 140 पढ़ रहे हैं जिसमें अभी अपन सिर्फ रिमूवल की बात कर रहे हैं। या तो रिमूवल बोर्ड कर सकता है या फिर रिमूवल शेयर होल्डर्स भी कर सकते हैं। बोर्ड कर रहे हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, उसके 30 डेज के अंदर सीडी का अप्रूवल, उसके 60 डेज के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स कर रहे हैं ना तो शेयर होल्डर स्पेशल नोटिस भेजेंगे कंपनी को, कंपनी ऑडिटर के पास जाएगा, ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन देगा, रिप्रेजेंटेशन देके कंपनी सारे शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन शेयर होल्डर्स को नहीं भेज पाए तो आप पढ़ करके शेयर होल्डर को सुनाओगे। लेकिन अगर ट्राइब्यूनल को किसी ने एप्लीकेशन दे दिया कि ये रिप्रेजेंटेशन का मिसयूज हो रहा है, तो ट्राइब्यूनल उसको पढ़ करके सुनाने नहीं देगा। सर तीसरा एक और बंदा है जो ऑडिट को निकाल सकता है, वो है आपका ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल सुओ मोटो मतलब खुद से भी आपके ऑडिटर को निकाल सकता है। ध्यान से सुनना कैसे, ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन आया, किसने दिया, या तो खुद से या सीजी के एप्लीकेशन से, या कोई भी और पर्सन कंसर्न ने एप्लीकेशन दिया, या तो सुओ मोटो या फिर किसी ने एप्लीकेशन दिया सीजी ने, या कोई भी और पर्सन कंसर्न ने एप्लीकेशन दिया, और ट्राइब्यूनल ये सैटिस्फाइड है कि जो ऑडिटर है ना वो या तो फ्रॉड कर रहे हैं या फ्रॉड करने में कल्यूड कर रहे हैं। मान लो कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स फ्रॉड कर रहे हैं और उसमें ये साथ दे रहा है कंपनी का, और वो ऑर्डर करके बोलेगा कि कंपनी अपने ऑडिटर को चेंज कर डेलॉइट को निकाल केपीएमजी को ला, ये केपीएमजी को निकालो डेलॉइट को ला, इस तरह का ऑर्डर पास कर सकता है। सर कौन ऑर्डर पास करेगा, सेक्शन 139 पढ़ रहे क्या आपने, सेक्शन 139 में अपना ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ था, 140 में रिमूव हो गया, 139 में अपॉइंट हुआ था बेचारा, 140 में रिमूव भी हो गया। रिमूवल ट्राइब्यूनल भी कर सकता है। ट्राइब्यूनल कैसे करेगा, या तो सुओ मोटो, या उसको किसी ने एप्लीकेशन दिया और वो सैटिस्फाइड है कि फ्रॉड है, या तो वो खुद कर रहे हैं या किसी का साथ दे रहे हैं वो करने में, तो ऑर्डर पास हो जाएगा कि भैया ये जो ऑडिटर है ना इसको रिप्लेस किया जाए। लेकिन सर और भी भारी स्टेप उठाया जा सकता है, और भी स्ट्रिक्ट स्टेप उठाया जा सकता है। क्या होगा अगर अगर सीजी ने एप्लीकेशन दिया ट्राइब्यूनल को और बोला ट्राइब्यूनल सुनना ये ऑडिटर को अब भी निकालने की बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, हम वेट नहीं कर सकते, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, 15 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर करेगा कि सीजी ये जो ऑडिटर है ना से ये काम नहीं करेगा, तू इसके बदले में नया ऑडिटर अपॉइंट कर दे। क्या सर, मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने
ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दिया कि रिलायंस के ऑडिटर को अभी के अभी हटाना है, तो ट्राइब्यूनल उस डायरेक्टर को तुरंत हटा देगा और बोलेगा तुरंत इसका रिप्लेसमेंट ढूंढ के सेंट्रल गवर्नमेंट तू ही अपॉइंट कर दे। तो जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, ऑडिटर है, ही विल स्टॉप फंक्शनिंग। क्या लिखा है सर? एप्लीकेशन इज मेड बाय सीजी एंड ट्राइब्यूनल satisfied that change is required, it shall within 15 days of visit make an order। 15 दिन के अंदर अंदर आप ऑर्डर दे दोगे क्या कि वो जो डायरेक्टर ऑडिटर है वो फंक्शन नहीं करेगा और सीजी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करेगा उसकी जगह पे। सर ये क्या हो गया? अगर ट्राइब्यूनल निकाल रहा है तो एक बात ध्यान देना, अगर एक ऑडिटर है जिसके अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर पास हुआ है, अगर ट्राइब्यूनल ने उसको धक्के मार के निकाला है, क्यों निकाला होगा सर? नेचुरल सी बात है, फ्रॉड कर रहा था। तो अगर फ्रॉड के लिए निकाला है ना, एक तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, 5 साल के लिए वो किसी भी और कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता और उसके ऊपर 447 का एक्शन भी लिया जाएगा। कौन से सेक्शन का? 447 का एक्शन भी लिया जाएगा। एक बार दोस्तों मेरे साथ याद करो ना, एक बार याद करो ना, रिमूवल कौन कौन निकाल सकता है? बोर्ड निकाल सकते हैं। रेजोल्यूशन पास करो 30 में सीजी के पास जाओ और सीजी एडीटी 2 निकल और उसके बाद क्या होगा? अब 60 डेज के अंदर शेयर होल्डर का मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास कर लोगे। बाकी लोग भी मेरे साथ साथ बोलो प्लीज। पहले बोर्ड निकाल सकता है, उसके बाद कौन निकालेगा? उसके बाद कौन निकालेगा? उसके बाद निकालेगा शेयर होल्डर। वो स्पेशल नोटिस भेजेगा और शेयर होल्डर निकाल सकता है। तीसरा, ट्राइब्यूनल भी ऑर्डर देके निकाल सकता है। ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन या तो सीजी ने दिया या कोई भी और पर्सन ने दिया, ये ट्राइब्यूनल सुमो मोटू भी निकाल सकता है। पर ट्राइब्यूनल पहले तो ऑर्डर देगा कि भैया कंपनी को अपने ऑडिटर को चेंज कर दे। पर अगर सीजी ने एप्लीकेशन दिया और ट्राइब्यूनल को लगता है ये ऑडिटर को निकालना ही पड़ेगा ना, तो सीजी इमीडिएटली ऑर्डर देगा कि भैया ये जो ऑडिटर है ही शैल नॉट फंक्शन एंड अ न्यू ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड इन हिज प्लेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो ऑडिटर के ऊपर ये फाइनल ऑर्डर पास हुआ है ट्राइब्यूनल का, वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा हर कंपनी में ऑडिटर बनने के लिए और 447 में भी लायबल हो जाएगा। सर समझे? ये तो था रिमूवल। अब बात कर लेते हैं रेजिग्नेशन। क्या एक ऑडिटर खुद रिजाइन कर सकता है? हाँ सर, ऑडिटर रिजाइन कर सकता है कंपनी को नोटिस दे करके। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे ही तुम रिजाइन करोगे ना ऑडिटर, तो उसके 30 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर तुम्हें एक स्टेटमेंट भेजना कंपनी को, आरओसी को और सीएनएजी। किसको? कंपनी को, आरओसी को और सीएनएजी को भेजना अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो। और उसमें अपना रीजन बताना कि क्यों हम छोड़ करके जा रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट होगा ना, ये एडीटी 3 में होगा। ये एडीटी 3 में होगा, ये एडीटी 3 में होगा। इसमें आप बोलोगे भाई हो गया मेरा रेजिग्नेशन में जा रहा हूँ, 30 दिन के अंदर आप रीजन बता देना। 3 reasons why you resign। क्या? 3 reasons why you resign, ऐसा मान लो, ऐसा याद कर लो। एडीटी 3 में आप क्या देते हो? रीजन देते हो। एडीटी 1 क्या हो गया सर? अपॉइंटमेंट हो रहा है। एडीटी 2 में आप रिमूव हो रहे हो या फिर एडीटी 3 में आप रिजाइन हो रहे हो। 1 में अपॉइंटमेंट का न्यूज आया, 2 में रिमूवल का, 3 में रेजिग्नेशन का। समझे सर? हाँ, तुम क्या निकालोगे? मैं खुद जा रहा हूँ एडीटी 3। ठीक है, चलो। उसके बाद सर कॉन्ट्रावेंशन क्या है आपका? कॉन्ट्रावेंशन क्या है? ये वो चीज है जो आप घर पे डालोगे, ये वो चीज है जो आप घर पे डालोगे। समझे सर? होमवर्क। ओके सर, अब आते हैं सेक्शन 141 पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बात करते हैं। 140 क्या सर? रिमूवल और रेजिग्नेशन हो गया, आपको याद है? उम्मीद उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। 141 पे आते हैं। 141 क्या बात करते हैं? सबसे पहले एलिजिबिलिटी। ऑडिटर कौन बन सकता है? क्या सीएस ऑडिटर बन सकता है? नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इन इंडिया ऑडिटर बन सकता है। कौन बन सकता है? हु इज अ सीए इन प्रैक्टिस। क्या एक फर्म भी ऑडिटर बन सकती है? हाँ, एक फर्म भी ऑडिटर बन सकती है, बस एक ही शर्त है, उसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सीए इन प्रैक्टिस होने चाहिए। सर क्या कौन साइन करेगा फर्म के बिहाफ में? अगर एक फर्म में डॉक्टर है, इंजीनियर है और सीए, क्या लगता है कौन साइन करेगा? अरे वही जो सीए इन प्रैक्टिस है वही साइन करेगा, वही ऑथराइज्ड टू एक्ट होगा। अब सर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है, किसके डिस्क्वालिफिकेशन है ऑडिटर के, और सारा क्वेश्चन यही से आता है। एक एक पॉइंट आराम से सुन लो, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। कौन कौन लोग ऑडिटर नहीं बन सकते? बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर बन सकता है क्या? नहीं, डिस्क्वालिफाइड है। पर याद रखना, एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, पर एलएलपी क्वालिफाइड है। डेलॉइट वगैरह ये लोग सब एलएलपी होते हैं। डेलॉइट का नाम है डेलॉइट हैस्किन्स एंड सेल्स एलएलपी। तो एलएलपी ऑडिटर बनता है सर, पर बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकता है। कोई और ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या कोई भी और पर्सन विद द पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब आप कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय हो तो आप नहीं बन सकते, या आप उस ऑफिसर या एम्प्लॉय के पार्टनर या फिर एम्प्लॉय हो ना, तो आप भी ऑडिटर नहीं बन सकते। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और पार्टनर और एम्प्लॉय और ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, समझे? ओई और पीई ऑफ ओई। ठीक है, अब सर उसके बाद याद करते हैं रिलेटिव्स का पॉइंट। एक पर्सन जो खुद या फिर उसका रिलेटिव जो है या फिर पार्टनर जो है वो क्या करता है? या तो सिक्योरिटी होल्ड करता है, या इनडेटेड है, या गारंटी दे रहा है।
सिक्योरिटी होल्ड करते हैं किसमें सर? कैश में और शो। कैश और शो मतलब क्या? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी की बाकी सब्सिडरी जो है ना, वहां पे भी आपका कोई सिक्योरिटी होल्डिंग नहीं होना चाहिए। अगर मैं रिलायंस में ऑडिट बनना चाहता हूं तो मैं कैश का और शो का मैं सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर रहा होना चाहिए। पर मेरा रिलेटिव अगर कंपनी में 1 लाख तक का सिक्योरिटी होल्ड करेगा तो चलता है। सर एग्जैक्ट होल्ड करेगा, एग्जैक्ट 1 लाख होल्ड करेगा चलता है क्या? हाँ, 1 लाख तक का भी होल्ड करेगा तो चलता है। 1 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर सर आपको याद है वो नाराज फूफा, याद है नाराज फूफा? नाराज फूफा होकर के जाके 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्डिंग कर लिए। मान लो मैं ऑडिटर बन गया था एक कंपनी में, अब नाराज फूफा जो है वो जाकर के 1 लाख से ज्यादा का शेयर होल्डिंग कर लिए, तो तो सर अगर 1 लाख से ज्यादा का शेयर होल्डिंग कर लिए तो आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। फूफा जी के हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ के बोलो कि फूफा जी छोड़ दो। पर आप ये पूछोगे, आप टेक्निकलिटी पे अगर आप पूछोगे तो आप बोलोगे फूफा तो रिलेटिव ही नहीं होता, फूफा तो रिलेटिव ही नहीं होता, तो वो अलग चीज है। पर अगर आपका कोई भी रिलेटिव अगर शेयर होल्डिंग जो है उसका 1 लाख से ज्यादा हो जाता है तो 60 डेज के अंदर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, हैप्पी वाला एग्जाम्पल, मेरा नालायक भाई, हैप्पी वाला एग्जाम्पल। ठीक है। अब सर इनडेटेड अगर हो आप कैश और शो को तो फॉर मोर देन 5 लाख रुपए, या फिर अगर आपने गारंटी या सिक्योरिटी दे रखी है किसी और पर्सन के इनडेटेड से रिलेटेड कैश और शो को 1 लाख से ज्यादा का। क्या कहा सर मैंने? कैश और शो के, या तो आप सिक्योरिटी होल्ड करते हो या फिर आप गारंटी दे रखे हो या फिर आप इनडेटेड हो। सिक्योरिटी कितने का होल्ड कर सकते हो? आप अगर रिलेटिव हो तो आप कंपनी के 1 लाख के फेस वैल्यू तक का सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो, उसके अलावा कोई नहीं होल्ड कर सकता। सर मैं अगर ऑडिटर बनने वाला हूँ ना, मैं तो एक भी नहीं होल्ड कर सकता, पर मेरा रिलेटिव 1 लाख रुपए तक का होल्ड कर सकता है। क्या मैं इनडेटेड हो सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं सर। 5 लाख रुपए से ज्यादा के लिए इनडेटेड नहीं हो सकता। क्या मैं गारंटी दे सकता हूँ? नहीं, 1 लाख से ज्यादा का गारंटी दिया हुआ नहीं होना चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाइड हो। उसके अलावा सर या तो एक पर्सन या फर्म अगर है उसका कैश, शो या एसोसिएट के साथ कोई बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। कैश, शो या फिर एसोसिएट ऑफ होल्डिंग कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। बिजनेस रिलेशन मतलब क्या सर? कमर्शियल पर्पस का कोई भी रिलेशन है, लेकिन दो रिलेशन बिजनेस रिलेशन नहीं कहलाते। अगर आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एएलपी पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ओसीओपी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसको बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माना जाता है। क्या कहा सर मैंने? क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर एक पर्सन है या फिर एक फर्म है, वो अगर बिजनेस रिलेशनशिप में लगा हुआ है ना, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग और एसोसिएट ऑफ होल्डिंग, कैश, शो और एओएच, ये तीनों कैटेगरी में किसी से भी आपका बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। बिजनेस रिलेशन मतलब क्या? वो जो कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, लेकिन उसमें दो चीजें नहीं आती, एक तो प्रोफेशनल सर्विसेज जो होते हैं और दूसरा जो ओसीओपी में आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रहा है वो भी नहीं आता है। उसके अलावा सर अ पर्सन हु इज अ रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, अगर एक पर्सन रिलेटिव है डायरेक्टर का या फिर एम्प्लॉयमेंट पे है कंपनी के, तो वो भी जो है ऑडिटर नहीं बन सकता। सर क्या आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा 143 के सारे कंडीशन बताओ? क्या आपको, सॉरी, 141 के सारे कंडीशन बताओ, क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा? नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपको क्वेश्चंस आएंगे, ये बताओ कि ये वाले पॉइंट में बिजनेस रिलेशनशिप के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये बताओ रिलेटिव्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, इस तरह के पॉइंट्स आएंगे। और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा। सर एक पर्सन जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो अगर कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो ना, तो यहाँ पे ऑडिटर का खेल मत खेलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके अलावा सर एक इंसान जो है ना, कितने कंपनीज में ऑडिटर बन सकता है? तो मैंने कहा 20 कंपनी में ऑडिटर बन सकता है, 20 कंपनी से ज्यादा कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। सर एक फर्म है, एक फर्म है, एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, पार्टनर ए बी सी, वो फर्म कितने ऑडिट्स ले सकती है सर? एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, वो फर्म कितने ऑडिट्स ले सकती है? तो लॉ ने कहा एक पार्टनर का 20 ऑडिट, तो फर्म में अगर 3 पार्टनर है तो टोटल 60 ऑडिट्स ले सकती है, और एक पार्टनर के नाम पे सर 20 ही ऑडिट होंगे। लेकिन सर जब ये कंपनीज गिन रहे हो ना आप, 20 के लिमिट के लिए जब आप कंपनीज गिन रहे हो ना, तो 4 तरह की कंपनीज नहीं आएंगे इसमें, ओबीसी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और एनी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। कितना बड़ा लिमिट डाला है इसे देखो, ओबीसी, स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, पता नहीं इनको तो लॉ ने बनाया है। तो ओबीसी, स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को तो मत ही लेना, लेकिन उसके अलावा कोई भी और कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, कोई भी और कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे कम है, उसको भी लिमिट में मत देना। प्राइवेट कंपनी लेकिन, तो 4 कंपनी सर, 1%, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और एनी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, उसको ये 20 के लिमिट में नहीं गिनेंगे। समझा सर? समझा क्या?
तो सर अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट at the date of such appointment holding appointment of more than 20 companies, 20 से ज्यादा कंपनीज नहीं होल्ड कर सकते। अगर 20 से ज्यादा जा रहा है तो आप जो हो जाओगे डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। समझे सर? उसके अलावा अगर आप कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड के लिए और 10 साल नहीं हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, 10 साल क्यों सर? अगर आपको याद होगा सेक्शन 447 फ्रॉड में कितने साल की जेल होती है? 10 साल तक की जेल होती है। तो इसलिए यहाँ पे 10 साल की लिमिट है। अगर आपको फ्रॉड के लिए कन्विक्शन हुआ है तो जब तक 10 साल नहीं हो जाता फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, जेल से फ्री होने से नहीं लिखा है सर। जिस दिन आपको ऑर्डर आया था उस दिन से 10 साल नहीं बीते हैं। उसके अलावा अगर आप सेक्शन 144 के कोई भी सर्विस रेंडर करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सर इसको कैसे याद करें? इसको याद करने के लिए अगर आपको याद होगा तो हमने क्लास में एक समरी चार्ट बनाया था। अगर आपको याद होगा तो इसको याद करने के लिए आपको अगर याद होगा तो इसको याद करने के लिए अपन ने क्लास में एक डिटेल्ड चार्ट बनाया था। चलो वो अभी मिलेगा नहीं मेरे को पता है, पर उस चार्ट के हिसाब से आप रीड कर सकते हो। वो चार्ट में हमको बहुत अच्छे से याद हुआ था। सर ये क्या क्या कंडीशन है एक बार मैं आपको फटाफट फिर से बता देता हूँ। 143 लास्ट लाइन क्या है वैसे? Where a person appointed as an auditor incurs any disqualification after appointment, he will vacate his office and it shall be deemed to be a casual vacancy in the office of auditor. अगर आप ऑडिटर बन गए और उसके बाद अगर आपने कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट किया तो आपका ऑफिस तत्काल प्रभाव से खाली कर दिया जाएगा। इमीडिएटली यू विल हैव टू वेकेट योर ऑफिस और उसको कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा। पर सर एक बात बताओ, मैं एक कंपनी में ऑडिटर हूँ और मेरे भाई ने मेरे से दुश्मनी लेने के लिए मेरे कंपनी का शेयर खरीद लिया। कितना? 2 लाख के फेस वैल्यू का शेयर खरीद लिया। तो क्या मेरा डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया? सर वैसे तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया, पर इस केस में आपको करेक्ट करने के लिए, इस केस में आपको रेक्टिफाई करने के लिए, इस केस में आपको करेक्टिव एक्शन लेने के लिए 60 डेज का टाइम दिया जाता है। तो जिस दिन उसने खरीदा ना उसके 60 दिन तक तुम डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, लेकिन उसके बाद तुरंत ऑफिस वेकेट हो जाएगी आपकी और कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा। समझे क्या सर? आगे बढ़े सर। तो मैं क्या वापस से एक बार बता देता हूँ, फटाफट मेरी तरफ सुन लो। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती, एलएलपी बन सकती है ऑडिटर। उसके अलावा कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं बन सकता, या ओई का पी ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय भी नहीं बन सकता। उसके बाद अगर रिलेटिव की बात करें तो ना पर्सन खुद ना उसका रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड करता है या गारंटी दिया है या इंडेटेड है। सिक्योरिटी होल्ड कर सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं होल्ड कर सकते सर। लेकिन रिलेटिव अगर सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है सर, कंपनी का होल्ड कर सकता है, वो भी 1 लाख तक के फेस वैल्यू का। दूसरा, क्या आप इंडेटेड हो? नहीं सर, आप 5 लाख से ज्यादा के लिए इंडेटेड नहीं हो सकते और आपने किसी थर्ड पर्सन के लिए गारंटी भी नहीं दे रखी है 1 लाख रुपए से ज्यादा। आपका कोई बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए कैश और शो या एसोसिएट के साथ। बिजनेस रिलेशन मतलब क्या? जो कमर्शियल पर्पस के लिए है, उसमें 2 चीजें नहीं आती क्या? प्रोफेशनल सर्विस और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट द आर्म्स लेंथ प्राइस। उसके बाद मैंने क्या कहा? रिलेटिव नहीं हो सकते डायरेक्टर के, या फिर खुद कंपनी के डायरेक्टर या की मैनेजमेंट पर्सन नहीं हो सकते। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में मत रहना कहीं। लिमिट्स देख लेना, लिमिट्स कितना है। आप 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हो। गाइस फटाफट बताओ किसको किसको समझ आ रहा है, क्योंकि गुड सिमरन को नहीं आ रहा है। सिमर, गुड सिमर, गुड सिमर बेटा रिवीजन सेशन है। अगर आपको चाहिए तो फुल बैच ले लो, उसमें अपन ये जो लिमिट है ना, इसको 2-2 दिन तक लिमिट डिस्कस करते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद सर आप फ्रॉड के लिए कन्विक्ट नहीं हुए होने चाहिए 10 साल तक के लिए, और उसके बाद आपने रेंडर नहीं किया होना चाहिए सर्विस सेक्शन 144 का। बेटा इसमें समझने का वैसे कुछ है ही नहीं, मैं तो आपको समझा भी नहीं रहा हूं, मैं तो आपको सब सेक्शन याद करा रहा हूं। ठीक है? समझाने के लिए तो ये पूछना पड़ता है कि इसका लॉजिक क्या था ये सेक्शन। ठीक है? आगे बढ़े सर, बताओ फटाफट। स्नेहा, श्रिया, आदर्श, विक्रम, समझ आ रहा है सर? एकदम क्लियर से समझ आ रहा है सर? रोहित, तो बेटा देखो गुड सिमर समझ सबको आ रहा है। रिवीजन लेक्चर है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो क्लास में पढ़कर एक बार पढ़ लो खुद से और फिर रिवीजन देखो, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। नाम क्या है सेशन का? रिवीजन। रिवीजन के लिए विजन होना जरूरी है, तभी आप उसको रिविजिट करोगे। विजन बनाने के लिए ये वीडियोस नहीं है, ये रिवीजन करने के लिए वीडियो है बेटा। ठीक है? चलो आगे बढ़े। चलो सर, सेक्शन 142 क्या है? रेम्यूनरेशन क्या होता है ऑडिटर का? सर रिविजन छोड़ो ना। थैंक यू दीक्षा। चलो
थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सेक्शन 144 क्या है सर? रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। सर ऑडिटर की तनख्वाह कितनी? तो लॉ ने कहा कि तनख्वाह कितनी होगी वो कौन डिसाइड करेगा? जो अपॉइंट कर रहा है वही डिसाइड करेगा। अगर बोर्ड अपॉइंट कर रहा है, बोर्ड कब अपॉइंट करता है? फर्स्ट एजीएम के केस में। तो बोर्ड अपॉइंट कर रहे हैं तो बोर्ड रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा, और अगर शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो शेयर होल्डर रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। क्या इसका मतलब ये है सर कि सीएनएजी अपॉइंट कर रहा है तो सीएनएजी रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा? नहीं, लॉ ने बस ये कहा है बोर्ड अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो बोर्ड डिसाइड करेगा, और अगर शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहे हैं तो शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे। बस इतना ही कहा है। अब सर रेम्यूनरेशन में ना जो भी उनके खर्चे होते हैं, जो भी बाकी फैसिलिटीज उनको दी जाती है, वो सारी चीजें रेम्यूनरेशन में इंक्लूड हो जाती है। अब सर एक बात बताओ, कैन एंगेजमेंट लेटर बी साइंड विदाउट स्टेटिंग फीस एंड क्लियरली स्टेटिंग दैट द फीस विल बी डिसाइडेड म्यूचुअली? क्या आप एक ऐसा एंगेजमेंट लेटर शुरू डाल सकते हो कि भाई तू काम शुरू कर, फीस अपन एक बार आगे चल के म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे? तो लॉ ने कहा हाँ, ऐसा एंगेजमेंट लेटर हो सकता है एंड इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। अब सर आ जाओ सेक्शन 143 में। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर बहुत आसान है सर। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर काफी कुछ इसमें आपको मेरे साथ याद करना है, तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर ऑडिटर का मेन काम क्या होता है? ऑडिटर का मेन काम होता है ऑडिट। तो ऑडिट करने के लिए क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की छानबीन कर सकते हो? क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की छानबीन कर सकते हो? बिल्कुल हाँ, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की छानबीन कर सकते हो। कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स की छानबीन करोगे? सर आप कंपनी के पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का छानबीन कर सकते हो। आप पूरा उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकते हो? इंस्पेक्ट कर सकते हो। क्या आप कंपनी के सब्सिडियरी कंपनी का या कंपनी के एसोसिएट कंपनी का भी बुक्स देख सकते हो? लॉ ने कहा नहीं। सुन, जितना तेरे को कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए रिलेवेंट है ना, उतना देख सकता है, लेकिन घुस-घुस के एकदम नहीं देख सकता। सिर्फ उतने ही नंबर्स देख सकता है जितना कंसोलिडेशन के लिए रिलेवेंट है। तो सर सवाल क्या था? क्या एक ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है? कंपनी का बिल्कुल देख सकते हो। सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी का इतना ज्यादा नहीं देख सकते। अब सर एक ऑडिटर का काम होता है इंक्वायरी करना। एक ऑडिटर का काम होता है इंक्वायरी करना। 6 चीजें जिसमें एकदम मैंडेटरी इंक्वायरी आपको करना पड़ेगा। लॉ में 6 चीजें ऐसी लिखी है जिसमें आपको एकदम मैंडेटरी इंक्वायरी करना पड़ेगा। कौन सी ऐसी 6 चीजें? सर सुनो ना, कौन सी ऐसी 6 चीजें मेरे साथ याद करो। सबसे पहला, अगर कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, अगर कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है और वो कह रहे हैं सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस है, तो आप देख लेना क्या वो प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है और क्या उसका टर्म्स प्रेजुडिशियल तो नहीं है ना। क्या वो प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है और क्या उसका टर्म्स प्रेजुडिशियल तो नहीं है ना। ये चीजें लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट है सर, मेरे साथ याद करो, 6 पॉइंट आपको याद करना है। पहला है लोन्स एंड एडवांसेस। अगर एक कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है और वो कह रहे हैं कि वो सिक्योर्ड है, सर अगर लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी है, मतलब अगर सिक्योर्ड है तो पहली चीज चेक कर लेना प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है क्या, और दूसरा ये देख लेना टर्म्स जो है वो प्रेजुडिशियल तो नहीं है ना। टर्म्स जो है प्रेजुडिशियल तो नहीं है। पहला हो गया लोन्स और एडवांसेस के बारे में सर। दूसरा पॉइंट हो गया बुक एंट्री के बारे में। बुक एंट्री के बारे में 3 पॉइंट है सर, सुनना। कोई ट्रांजैक्शन अगर मियरली बुक एंट्रीज जैसा दिख रहा है तो क्या वो मियरली बुक एंट्रीज प्रेजुडिशियल है? वेयर द ट्रांजैक्शंस आर रिप्रेजेंटेड मियरली बाय बुक एंट्रीज, जैसे कि आपकी रीवैल्यूएशन की एंट्री हो गई, रीवैल्यूएशन की एंट्री से बुक एंट्री है सर। तो ये चेक कर लेना क्या बुक एंट्री से जो ट्रांजैक्शन हुए हैं क्या वो प्रेजुडिशियल है? बुक एंट्री से जो ट्रांजैक्शन हुए हैं क्या वो प्रेजुडिशियल है? ये आप चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस। ठीक है, सुनो। उसके बाद मैंने क्या कहा सर? उसके बाद मैंने ये कहा पहला लोन्स एंड एडवांसेस अगर सिक्योर्ड है तो प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है। दूसरा जो आपका बुक एंट्रीज है वो प्रेजुडिशियल तो नहीं है। तीसरा बुक एंट्रीज में तीसरा और चौथा पॉइंट है सर, जो आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है उसको आपने डिपॉजिट तो नहीं दिखा रखा है। जो आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है उसको एज अ डिपॉजिट तो नहीं दिखा रखा है। फोर्थ, जो आपने पर्सनल एक्सपेंसेस है क्या आपने उसको रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं चार्ज किया है, मतलब पीएनएल में आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं डाल दिए। तो सर ये जो 3 पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट बुक्स के एंट्रीज से रिलेटेड है। अगर सिर्फ बुक एंट्रीज है तो क्या वो प्रेजुडिशियल है? अगर आपने कहीं लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया है, क्या आपने पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं हिट कर दिया है, ये तीनों पॉइंट आपको बताने पड़ते हैं।
तो सर पहला पॉइंट आपने क्या बताया, लोन्स एंड एडवांसेस जो है अगर सिक्योर्ड है तो वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है और प्रिजुडिशियल नहीं है। दूसरा मियरली बुक एंट्रीज अगर है, मियरली बुक एंट्रीज अगर है तो वो मियरली बुक एंट्रीज प्रिजुडिशियल नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस को आपने डिपॉजिट नहीं दिखा रखा है, पर्सनल एक्सपेंसेस को आपने रेवेन्यू अकाउंट में नहीं डाला है। और उसके बाद दो और ट्रांजैक्शन, दो और बातें हैं जो शेयर से रिलेटेड है। पहली असेट की बात कर रहा है, अगर आपकी कंपनी में असेट्स है, कौन से असेट्स, शेयर्स है असेट्स के नाम पे, तो वो शेयर्स को क्या आपने परचेज प्राइस से कम में बेचा है। मान लो शेयर्स आपने 100 रुपए में खरीदा था और अगर आपने उसको 50 रुपए में बेच दिया ना, तो ऑडिटर इस पे इंक्वायरी करेगा। क्यों? क्योंकि ऑडिटर बोलेगा भाई ये तेरा रोज का काम नहीं है ना, क्या तू इन्वेस्टमेंट कंपनी है? नहीं। क्या तू बैंकिंग कंपनी है? नहीं। तो फिर तू शेयर्स लॉस में क्यों बेच रहा है? उसमें इंक्वायरी करेगा आपका ऑडिटर। किस चीज में सर? अगर आपकी कंपनी में शेयर्स है, आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और उस शेयर्स को परचेज प्राइस से कम में बेच दिया ना, तो ऑडिटर उसके इंक्वायरी करेगा। और लास्ट, अगर कंपनी कह रही है हमने इस साल शेयर्स अलॉट किए फॉर कैश, अगर कंपनी कह रही है हमने इस बार शेयर्स अलॉट किए फॉर कैश, तो ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा क्या सही में कैश आया है, क्या सही में कैश आया है। और अगर कैश नहीं आया होगा ना, तो ऑडिटर ये क्वेश्चन करेगा कि क्या जो बुक ऑफ अकाउंट है, बैलेंस शीट है, क्या वो करेक्ट, रेगुलर एंड मिसलीडिंग नहीं है ना, क्या वो करेक्ट है, क्या वो रेगुलर है और क्या वो मिसलीडिंग है। ये सारी चीजें ऑडिटर चेक करेगा अगर कैश नहीं आया होगा। सर ये 6 पॉइंट है जो अपने को याद करना है। पहले पॉइंट में सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कैसे याद करना है। सर पहला एक अलग पॉइंट है लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में, उसके बाद 3 पॉइंट है बुक एंट्री के बारे में, और उसके बाद 2 पॉइंट है शेयर के बारे में। उसके बाद 2 पॉइंट है शेयर के बारे में। क्या है 2 पॉइंट शेयर के बारे में? ध्यान से सुनना मेरी बात। सर पहला पॉइंट है क्या है? पहला पॉइंट है लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है? लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में 6 पॉइंट लिखा हुआ है। सर पहला लोन्स एंड एडवांसेस, टोटल 6 पॉइंट है। लोन्स एंड एडवांसेस जो है ना, वो अगर सिक्योर्ड है तो क्या वो प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है, क्या टर्म्स ऑफ प्रिजुडिशियल है, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद 3 पॉइंट आपके बुक एंट्रीज के बारे में है। वीआरटी बुक एंट्रीज जो है वो प्रिजुडिशियल नहीं है, लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट के नाम पे नहीं दिखाया है, और पर्सनल एक्सपेंसेस को आपने रेवेन्यू अकाउंट के नाम पे नहीं दिखाया है। उसके बाद 2 और पॉइंट है, उसके बाद 2 और पॉइंट है शेयर से रिलेटेड। अगर आपके शेयर्स है तो आपने उसको परचेज प्राइस से कम में नहीं बेचा होना चाहिए। क्या आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, क्या आप बैंकिंग कंपनी हो? अगर इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी हो ना तो चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा नहीं बेचा होना चाहिए। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बोल रहे हो इस साल हमने शेयर्स इशू किया है फॉर कैश, शेयर्स इशू किया है फॉर कैश, तो क्या सही में कैश आया है? अगर कैश नहीं आया है, अगर कैश नहीं आया है तो उस केस में, अगर कैश नहीं आया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अगर कैश नहीं आया है तो आप ये डाउट करोगे क्या बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, बैलेंस शीट करेक्ट है और मिसलीडिंग तो नहीं है। ये 6 इंक्वायरी करोगे सर, पहले पॉइंट में 1 पॉइंट, उसके बाद 3 पॉइंट, उसके बाद 2 पॉइंट। अब सर आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट करने के बाद अपना रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में क्या बोलेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। अब सर ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा? सर मैं बहुत गंदा तरीका बनाया है इसको याद करने का, मेरे साथ याद कर लो, बस याद हो जाएगा। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि ऑडिटर क्या क्या चीजें लिखेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में, पर फिर भी जस्ट इन केस, ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा? ए बी सी डी ई एफ जी। ए इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन दे, तो ऑडिटर बताएगा क्या मैंने इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगा था, और अगर मांगा था तो क्या मेरे को मिल गया। अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो आपको बताना पड़ेगा। कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मेरे को नहीं मिला उसका इफेक्ट क्या होने वाला है वो आपको बताना पड़ेगा। ए हो गया, ए इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दे। बी से रिलेटेड 2 पॉइंट है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा पूरा बना रखा है और आपको दिया है, और दूसरा क्या ब्रांच ऑफिस आपको प्रॉपर रिटर्न्स भेज रहे हैं, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना हुआ है, और दूसरा क्या ब्रांच ऑफिस आपको प्रॉपर रिटर्न्स दे रहे हैं। बी में 2 पॉइंट। सी कंपनी ऑडिटर, सी कंपनी ऑडिटर के अलावा अगर कोई और ब्रांच का ऑडिट कर रहा है तो क्या उस ऑडिटर ने आपको रिपोर्ट भेजा है। सी कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई और ऑडिटर अगर ब्रांच का ऑडिट कर रहा है, क्या उसने आपको रिपोर्ट भेजा है, और रिपोर्ट अगर भेजा है तो उसको आपने अपने रिपोर्ट में कैसे डील किया ये बताना पड़ेगा। सर मैं आपको ना एबीसीडी ई एफ जी एच याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑडिटर अपने रिपोर्ट में क्या देगा? ए इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन दे, तो ऑडिटर बताएगा मैंने मांगा था उन्होंने दिया, और अगर नहीं दिया तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा। आप स्क्रीन में देखते जाओ सर, और स्क्रीन में साथ साथ में पढ़ते जाओ। बी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है क्या वो प्रॉपर्ली कंपनी ने रखा है, और ब्रांच ऑफिस जो है क्या वो प्रॉपर रिटर्न भेज रही है। सी कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई और ऑडिटर अगर ब्रांच की ऑडिट करता है तो क्या उसने अपना रिपोर्ट भेजा है, और रिपोर्ट भेजा है तो उसको आपने कैसे डील किया है। बी, डी क्या है सर? डी आप ये बताओगे कि अगर बैलेंस शीट और पीएनएल में
बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या वो अग्रीमेंट में है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ? बैलेंस शीट और पीएनएल जो है जिससे आप डील कर रहे हो अपने रिपोर्ट में, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ अग्रीमेंट में है? ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बैलेंस शीट और बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो टैली हो रहा है। ई का मतलब सर वो हम कहते हैं ना, छी यार तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस नहीं कर रहा है, तो ई में वो छी वाला ही। ठीक है सर, ई में क्या है, क्या आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस कर रहा है? एफ एफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको बताना पड़ेगा अपना ऑब्जर्वेशन या कमेंट कोई ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जिसमें कंपनी पे एडवर्स इफेक्ट होगा। सर कौन सा ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मान लो एक कंपनी ने बहुत बड़ा लोन लिया है 25% इंटरेस्ट पे। अगर मान लो कंपनी ने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है जिसमें कंपनी ने 25% पे लोन लिया है, सर ये तो बहुत एडवर्स इफेक्ट करेगा ना, उस पे आपको अपना ऑब्जर्वेशन और कमेंट बताना पड़ेगा। एफ क्या हो गया सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जी क्या हो गया, जी हाँ तुम्हारे जो डायरेक्टर्स है ना वो डिस्क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2। जी हाँ तुम्हारे जो डायरेक्टर्स भी निकम्मे है वो भी डिस्क्वालिफाइड है 164 सब सेक्शन 2 में। एच एच मतलब क्या सर, इतना सब सुनने के बाद, ए से जी तक सुनने के बाद एच में बोलेगा अब मैं अपना रिपोर्ट देता हूं जिसमें मैं क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क क्या लिखना चाहता हूं वो मैं देख लूंगा। एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट और एनी अदर मैटर्स। आप बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड एडवर्स रिमार्क दे रहे हो। और सर आई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, आई क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। आप बताओगे कंपनी का क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है और एडिक्वेट है। लेकिन सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्टिंग नहीं लगेगा 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी में, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड बोरिंग उसका 25 करोड़ से कम है। मतलब सर छोटी मोटी कंपनी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, या कोई ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और एग्रीगेट बोरिंग 25 करोड़ से कम है, तो उस केस में आपको आईएफसी पे रिपोर्टिंग नहीं लगेगा। सर सुनो, ए इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दे, बी बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच ऑफिस, सी कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई और अगर ऑडिट कर रहा है ब्रांच ऑफिस का तो वो डिटेल देगा। डी किस में डील कर रहे हो सर आप, बैलेंस शीट और पीएनएल, तो बैलेंस शीट और पीएनएल जो है क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट से टाई कर रहे हैं। ई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी कंप्लायंस नहीं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसका एडवर्स इफेक्ट होगा उस पे कमेंट या ऑब्जर्वेशन। जी जी हाँ तुम्हारे तो डायरेक्टर्स भी डिस्क्वालिफाइड है। एच इतना सब लेने के बाद अब मैं रिपोर्ट दूंगा, क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क या फिर मैं अपना एडवर्स रिमार्क या फिर रिजर्वेशन दूंगा। और आई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। जे सच अदर मैटर्स एज मे बी डिसाइड। सर गंदा है ना, दो बार और सुन लो तुमको मजा आ जाएगा। ए क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दे। बी क्या है, बी बुक्स ऑफ अकाउंट का ब्रांच ऑडिट। सी कंपनी ऑडिटर के अलावा अगर कोई ऑडिट कर रहा है तो उसका रिपोर्ट और उसको कैसा डील किया तुमने। डी डी का मैंने कुछ अच्छा बनाया था मेरे को याद नहीं आ रहा है। बैलेंस शीट और पीएनएल जो है ना, हाँ तो अगर बैलेंस शीट और पीएनएल जो है वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं से नहीं मैच होगा तो धन तेरी की अगर बैलेंस शीट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं हो रहा है। ई अरे यार तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच नहीं किया। एफ हो गया, एफ क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कोई ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो एडवर्स इफेक्ट देगा। जी हाँ आपके डायरेक्टर्स भी डिस्क्वालिफाइड है। एच अब मैं रिपोर्ट दूंगा, क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन या फिर आपके एडवर्स रिमार्क्स। और एच आई में क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में रिपोर्ट। और जीएमएस सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सारी चीजें आपको कहां पे देनी पड़ती है दोस्त, ये सारी चीजें आपको ऑडिट रिपोर्ट में देनी पड़ती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको ऑडिट रिपोर्ट में देनी पड़ती है, जैसे कि क्या सर एक बार रीड कर लो, आपके लिटिगेशंस के बारे में आपको बताना पड़ेगा, कोई पेंडिंग लिटिगेशंस है क्या, आपको फोर्सेबल लॉसेस कोई ऐसा आपको आने वाले दिन में लॉस दिख रहा है क्या, उसके बारे में बताना पड़ेगा। आईपीएफ में कोई अमाउंट ट्रांसफर करने में डिले हुआ है क्या। सर आईपीएफ में अमाउंट कब ट्रांसफर करते हो, अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसको उसको नहीं पे कर पाए तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालो। अनपेड डिविडेंड अकाउंट से भी अगर नहीं पे कर पाए ना तो आपको डालना पड़ेगा किधर, अनपेड डिविडेंड अकाउंट से भी अगर नहीं पे कर पाए तो आपको डालना पड़ेगा किधर, आपको डालना पड़ेगा आईपीएफ अकाउंट पे। उसके बाद सर क्या आपका डिले हुआ है वो बताओ। अल्टीमेट बेनिफिशियरी के बारे में बताओ। अल्टीमेट बेनिफिशियरी मतलब क्या, अगर मैंने किसी को लोन दिया है, अगर मैंने किसी को लोन दिया है और वो सामने वाला लोन ले जाके किसी और को देने वाला है, मतलब सर मैंने किसी को लोन दिया है वो इंटरमीडियरी, अगर मैंने किसी को दिया है लोन, मैंने किसी को लोन दिया तो ये हो गया इंटरमीडियरी। अब ये जाके किसी और को लोन देने वाला है तो ये कौन हो गया, अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो आप अल्टीमेट बेनिफिशियरी के बारे में बताओ। या फिर अगर मैंने किधर से लोन लिया, अगर मैंने किधर से लोन लिया, ये कौन हूं मैं, और मैं इसको ले जाके किसी और को देने वाला हूँ, मतलब मैं कौन हो गया, इंटरमीडियरी। तो सर अगर कोई मेरे लोन का
मेरे दिए हुए लोन का अगर कोई और अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, या फिर मैंने लोन लिया है एज एन इंटरमीडियरी, तो ये सारी चीजें मेरे को आपको बतानी पड़ेगी। सर ये सारी चीजें बतानी पड़ती है, ये सारी चीजें लोग ना कंपनीज फ्रॉड करने के लिए करते हैं। तो ऑडिटर ने, लॉ ने बोला तुम बता देना, तुमने क्या डिविडेंड डिक्लेयर किया था, प्रॉपर्टी डिविडेंड तुमने डिक्लेयर करके पे किया था क्या, वो बता देना। और एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन, अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हो ना, तो ऑडिटर ये साल से बताएगा कि जो तुम्हारा ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर है क्या उसमें ऑडिट ट्रेल आता है, क्या ऑडिट ट्रेल डिसेबल हो सकता है, और क्या आपने ऑडिट ट्रेल को प्रिजर्व कर रखा है प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। मतलब सर आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के बारे में आपको बताना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सर। इतनी सारी चीजें आपको अपने रिपोर्ट में बतानी पड़ती है, जितना याद आ जाए टिक टिक लगा के लिखा, ठीक है। बाकी अगर आ जाए तो आप उनको बोल देना भाई तू लिख ले, तेरे को आता है भाई, तेरे को अगर आता है तो तू लिख ले बोल देना, ठीक है, समझे। सर बोलो समझा क्या, अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, हाँ समझा क्या, ठीक है। अब सर सुनो, अगर ऑडिट रिपोर्ट में आपने कोई नेगेटिव कमेंट दिया है या कोई आंसर नेगेटिव में दिया है, जैसे कि हमने पूछा बुक्स ऑफ अकाउंट सही है क्या, तो तुमने बोला नहीं है, नेगेटिव में दिया है, और या क्वालिफिकेशन लगाए, तो आप अपना रीजंस बताओगे कि क्यों बोल रहा हूं मैं नहीं है। उसके अलावा सर अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड है। सर गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिट कौन करता है, गवर्नमेंट कंपनी में भी ऑडिटर करता है। सर गवर्नमेंट कंपनी में भी ऑडिटर करते हैं, ऑडिटर कौन अपॉइंट कर रहे हैं, सीएनडीजी अपॉइंट कर रहे हैं। तो सीएनडीजी अपॉइंट करने के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देगा कि भैया ऑडिट किस हिसाब से करना है। अब आप सीएनडीजी के हिसाब से ऑडिट करो, और ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट बना के सीएनडीजी को ही दे दो, जिसने अपॉइंट किया उसी को रिपोर्ट दे दो, जिसने अपॉइंट किया उसी को रिपोर्ट दे दो। सर रिपोर्ट जब दोगे ना, आप उसको कुछ चीजें बताना, जैसे कि डायरेक्शन इशूड बाय सीएनडीजी, क्या डायरेक्शन दिया था, क्या एक्शन लिया हमने उस पर, और क्या इम्पैक्ट हुआ, वो सारी चीजें बताना। दिया दिया आप उसको दिया डायरेक्शन, इम्पैक्ट और एक्शन टेकन, या फिर डीएआई, डायरेक्शन एक्शन और इम्पैक्ट किया, वो तीनों चीजें बताना। अब सर सुनो, आप ऑडिटर हो, आपने डायरेक्शन फॉलो किया, आपने एक्शन लिया, और आपने इम्पैक्ट बता दिया। अब सर जब आप अपने रिपोर्ट बना के सीएनडीजी को दोगे ना, सीएनडीजी दो काम कर सकता है, या तो सप्लीमेंट्री ऑडिट या फिर टेस्ट ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब क्या, वो एक और बंदे को ऑडिटर अपॉइंट करेगा और बोलेगा भाई बंदे तू ना ऑडिट करके मेरे को एडिशनल चीजें बता, 60 डेज के अंदर अंदर ऑडिट पास करेगा। अब सर जब सप्लीमेंट्री ऑडिट होगा, मतलब क्या, मान लो उन्होंने राम को अपॉइंट किया, बोले राम तू ना एक काम कर, थोड़ा और ऑडिट कर दिया। अब राम ने जो रिपोर्ट बना के दिया उस पे सीएनडीजी अपना कमेंट देगा, और ये जो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट है और खुद का जो कमेंट है, ये सारी चीजें हर मेंबर के पास भेजी जाएगी और एजीएम में भी रखा जाएगा। सर पढ़ो मेरे सर क्या लिखा है, सीएनडीजी शैल within 60 days of receipt of audit report have the right to conduct supplementary audit of financial statement by person as he may authorize। सर एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ ना श्याम, ऑडिटर श्याम जो है उसने ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट दे दिया। अब सीएनडीजी जो चाहे तो राम को अपॉइंट कर सकते हैं कि राम तू भी ऑडिट कर गया, लेकिन 60 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करना। अब ऑडिट करने के बाद सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट आएगा, उसपे सीएनडीजी अपना खुद का कमेंट लगाएगा, और कमेंट लगाने के बाद सारे मेंबर्स को भेजेगा और एजीएम में भी उसको प्लेस करेगा। ये हो गया सर आपका सप्लीमेंट्री ऑडिट। आपको पूरे सप्लीमेंट्री ऑडिट पे क्वेश्चन लिखने का आ सकता है पैराग्राफ फॉर्म में, वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, the provision of supplementary audit या explain the provision of supplementary audit। तो आप लिखोगे जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट आया उसके 60 डेज के अंदर अंदर सीएनडीजी ऑर्डर पास करेगा सप्लीमेंट्री ऑडिट का। कौन करेगा, वो बंदा करेगा जिसको सीएनडीजी अपॉइंट करेगा। और सर उस ऑडिट के लिए उसको सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अब वो ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद, सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद सीएनडीजी अपना कमेंट लगाएगा, और कमेंट लगा करके दे देगा किसको, कमेंट लगा के किसको दे देगा, बोलो बोलो ना, बोलो ना यार, किसको दे देगा, अपना कमेंट लगाने के बाद सारे मेंबर्स को भी दे देगा और एजीएम में भी ओपन कर देगा। और सर ये तो हो गया सप्लीमेंट्री ऑडिट। टेस्ट ऑडिट मतलब क्या सर, सरप्राइज ऑडिट भी कर सकता है। सीएनडीजी में इफ यू कंसीडर नॉट नेसेसरी बाय एन ऑडिट कॉस्ट टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड, आप टेस्ट ऑडिट भी करवा सकते हो, मतलब सर एक तरह से सरप्राइज ऑडिट भी करवा सकते हो। अब सर ब्रांच ऑफिस की बात करते हैं। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री हूँ, मेरी इंडिया में ब्रांच है और यूएस में ब्रांच है, तो इंडिया के ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा, या तो कंपनी ऑडिटर खुद कर लेगा, मतलब जो हेड ऑफिस का ऑडिटर है वो कंपनी ऑडिटर है वही कर लेगा, या फिर कोई भी और पर्सन जो इंडिया में ऑडिटर बनने के लिए अलाउड है ना, वो ऑडिट कर लेगा, मतलब जैसे कि सीए प्रैक्टिस ऑडिट कर लेगा, और वो ऑडिट करने के बाद मेरे को एक ऑडिट रिपोर्ट दे देगा। मतलब सर मान लो ये रिलायंस इंडस्ट्री है, इसका ऑडिटर कौन, डेलोइट। अब सर अगर मैं ब्रांच इन इंडिया की बात करूं, बी इन इंडिया,
ब्रांच इन इंडिया की बात करूं तो ये ब्रांच का ऑडिट या तो डेलॉइट भी कर सकता है या फिर कोई और मेंबर भी कर सकता है जो ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं सी एक ब्रांच है जो यूएस में है। अगर सी एक ब्रांच है जो यूएस में है तो उसका ऑडिट भी डेलॉइट खुद कर सकता है, मतलब कंपनी ऑडिटर कर सकता है, या फिर एक ऐसा पर्सन कर सकता है जो उस कंट्री में मतलब यूएस में ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है। सर वहां पे तो सीए होंगे नहीं, तो वहां पे अगर सीपीए है तो वो भी ऑडिट कर सकता है। एनी अकाउंटेंट और एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। उस कंट्री के लॉ के हिसाब से जो ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है वो ऑडिट कर सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? सर ब्रांच ऑफिस की बात करते हैं इंडिया में, वापस से बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। ब्रांच अगर इंडिया में है या ब्रांच इंडिया के बाहर है उस पर बहुत मैटर करता है। ब्रांच अगर इंडिया में है तो कंपनी ऑडिटर भी ऑडिट कर सकता है या कोई भी और पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर एंड अपॉइंटेड एज सच फॉर ब्रांच ऑडिट, मतलब जो इंडिया में ऑडिट कर सकता है वो इंडिया ऑडिटर बन सकता है ब्रांच ऑडिट का। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया है तो या तो कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट कर लो या फिर कोई भी अकाउंटेंट जो वहां के लॉ के हिसाब से ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है ना, वो भी ब्रांच ऑफिस का ऑडिट कर सकता है। अब सर ब्रांच ऑफिस का जितनी ऑडिट होगा ना उसके ऑडिट का रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर के पास है। ब्रांच ऑडिट का अगर कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई और ऑडिट कर रहा है, ब्रांच ब्रांच का अगर कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई और ऑडिट कर रहा है तो ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो कंपनी ऑडिटर के पास आएगा और ब्रांच और जो कंपनी ऑडिटर है ना उसको अपने रिपोर्ट में डील करेगा। मतलब क्या, अगर ब्रांच ऑडिटर ने बोला कि ब्रांच की हालत बहुत बुरी है, सारे नंबर्स गलत है, तो कंपनी ऑडिटर पे डिसाइड करेगा मेरे को मेरे रिपोर्ट में कैसी चीजें लिखनी है, क्या चीजें बतानी है। अब सर आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी कंप्लायंस करोगे और सर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 है वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर सुनो, सर अगर एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने ऑडिट के प्रोसेस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने ऑडिट के प्रोसेस में अगर उसको कोई फ्रॉड मिलता है जो कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज कर रहे हैं, जो कंपनी के ऑफिसर्स या एम्प्लॉय कर रहे हैं, इफ इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर उसके पास कोई रीजन टू बिलीव है कि फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड का अमाउंट कितना है सर, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, सर 1 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपको सीजी को मैटर रिपोर्ट करना पड़ेगा। सर देखो 1 करोड़ से कम का फ्रॉड होगा ना तो रिपोर्ट मत करना, जैसे ही 1 करोड़ टच हो जाए, बोलो मेरे साथ, जैसे ही 1 करोड़ टच हो जाएगा सीजी को इन्फॉर्म करना। अब सर सीजी को कैसे इन्फॉर्म करोगे, भाई रिदम है सुनो, तुम रिदम में सुनो। सर जिस दिन फ्रॉड के बारे में पता चला उसके 2 दिन के अंदर अंदर इमीडिएटली मतलब क्या, नॉट मोर देन 2 डेज, इमीडिएटली आप कंपनी के ऑडिट कमेटी और बोर्ड को बताओगे कि हे ऑडिट कमेटी, हे बोर्ड। सर अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो सिर्फ बोर्ड को बताना कि हे ऑडिट कमेटी, हे बोर्ड, हमको ना कंपनी में फ्रॉड के बारे में पता चला है, तुम इस पे अपना कमेंट देना चाहते हो क्या? अब तक कमेंट देने के लिए उनको 45 डेज का टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा? 45 डेज का। अब या तो उन्होंने कमेंट दिया या नहीं दिया। अगर 45 डेज के अंदर उन्होंने कमेंट दिया तो तुम अपना अपना रिपोर्ट, उनका कमेंट और उनके कमेंट पे खुद का कमेंट लिख करके तुम सीजी को भेज दो ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई। कौन सा रिप्लाई? अगर ऑडिट कमेटी ने रिप्लाई किया तो ऑडिटर को फॉरवर्ड दिस रिपोर्ट, खुद का रिपोर्ट, उनका रिप्लाई, और उनके रिप्लाई में खुद का कमेंट जो है वो सीजी को 15 दिन के अंदर अंदर भेज देगा। उन्होंने अगर रिप्लाई ही नहीं किया तो आप 45 डेज तक तो वेट करोगे। 45 डेज जैसे ही खत्म होगा तो अपने जो रिपोर्ट भेजा था वो, और तुम एक स्टेटमेंट लिख देना कि ऑडिट कमेटी और बोर्ड ने रिप्लाई नहीं किया है, और उसके 45 डेज के अंदर सीजी के पास चले जाना, और सीजी के पास तो जाना ही जाना है। तो लॉ ने क्या कहा था सुनो, अगर एक ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में पता चलता है, अगर एक ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में पता चलता है तो वो सबसे पहले ऑडिट कमेटी या बोर्ड के पास जाएगी। कितने दिन के अंदर? सर लॉ ने कहा इमीडिएटली जाना। इमीडिएटली मतलब क्या, 2 दिन के अंदर अंदर जाना, उससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। अब इनको 45 डेज का टाइम मिलेगा। तुमको मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है तुमको मेरी? कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, पर ऐसे तो पकड़ नहीं सकता मैं। चलो अभी आवाज आ रही है तुमको मेरी? ठीक है, चलो। तो मैंने क्या कहा, अगर ऑडिट कमेटी जो है, मैंने क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने ये कहा कि अगर ए लिमिटेड है, ये ऑडिटर है, ऑडिटर को अगर फ्रॉड के बारे में पता चला तो ऑडिटर ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 2 दिन के अंदर अंदर बताएगा। अब 2 दिन के अंदर अंदर जैसे ही बताएगा तो उसके बाद 45 डेज के अंदर इनको रिस्पॉन्ड करना है। अगर इन्होंने 45 डेज के अंदर रिस्पॉन्ड कर दिया तो उसके बाद आप अपना रिपोर्ट
उनका कमेंट और उनके कमेंट पे खुद का कमेंट लेकर के सीजी के पास चले जाओ 15 डेज के अंदर अंदर। पर 45 डेज के अंदर उन्होंने अगर रिप्लाई नहीं किया तो आप ये बताना हमने रिपोर्ट किया था, उन्होंने अपना कोई भी कमेंट नहीं दिया है, और उस चीज को लेकर के आप मिनिस्ट्री के पास चले जाना। तो जाना तो पड़ेगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर जब हम कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब किसके पास जाओगे आप, मोदी जी के पास क्या? नहीं, आप जाओगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। भाई वो डकार आ गई, ऐसा नहीं एमसीए के बीच में मैंने जानबूझ के पहुंच लिया ना ना बाबा, एमसीए। अब क्या हुआ सर, अब क्या हुआ सर, अब क्यों लिया आपने? सुनो, एमसीए को के सेक्रेटरी के पास आप लेकर के जाओगे एक सील्ड कवर में, क्या ये रिपोर्ट की भैया ऐसा ऐसा फ्रॉड के बारे में पता चला है। कैसे भेजोगे सर? दो तरीके से भेजना, एक तरफ रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट से भेज देना, एक तरफ रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट से भेज देना, और दूसरी तरफ आप ईमेल से भी भेज देना। मतलब सर ईमेल तो भेजना जरूरी है, पहले आरपीएडी या फिर स्पीड पोस्ट से भेज दो और उसके तुरंत बाद आप ईमेल भी भिजवा देना। लेकिन सर ये रिपोर्ट कौन से फॉर्म में भेजोगे? एडीटी 4। सर एडीटी 1 में मेरे को अपॉइंट किया था, एडीटी 2 में टू निकल बोला। सर 2 याद कर लो बस, क्योंकि 2 और 3 में कंफ्यूजन हो सकता है। 2 में बोला 2 निकल, 3 में मैंने बोला तू क्या निकालेगा, मैं 3 हो जा रहा हूँ, मैं गलती हो जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। और 4 क्या है सर? फ्रॉड के बारे में पता चला। तो फ्रॉड के केस में आप जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सर जब आप लेके जाओगे ना रिपोर्ट, तो फॉर्म एडीटी 4 में जाना, उसको अपने लेटर हेड पे ही रखना और उसको साइन करोगे और साथ में अपना मेंबरशिप नंबर भी डालोगे। इतना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, साइन भी करोगे और मेंबरशिप नंबर भी डालोगे। सर ये सब तब करना अगर फ्रॉड 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है। पर सर अगर 1 करोड़ से 1 रुपए कम भी फ्रॉड है ना, तो फिर आपको सीजी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, अंदर की बातें अंदर ही रखो। कैसे रखोगे सर? ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमेटी को 2 दिन के अंदर, जैसे वो कर रहा था, 2 दिन के अंदर ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा। अब ऑडिट कमेटी या बोर्ड क्या करेगी? बोर्ड को जब आप रिपोर्ट करोगे ना, तो 3 चीजें बताना, नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रॉक्स अमाउंट इन्वॉल्व और पार्टीज इन्वॉल्व, कितना अमाउंट है, कितनी पार्टीज है, वो सारी चीजें बताना। अब सर जैसे ही ये चीज ऑडिट कमेटी या बोर्ड को मिला ना, बोर्ड को अपने रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा क्या? सबसे पहले नेचर ऑफ द फ्रॉड, उसके बारे में कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, अगर आपने कोई रेमेडियल एक्शन लिया तो वो लिख दो क्या रेमेडियल एक्शन लिया, पर अगर आपने करेक्टिव एक्शन या रेमेडियल एक्शन नहीं लिया तो ये बता दो कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व थे इस फ्रॉड में। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो पार्टीज का नाम बताने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया तो आपको पार्टीज का नाम भी बताना पड़ेगा। तो लॉ ने कहा क्या क्या बताओगे? नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रॉक्स अमाउंट, रेमेडियल एक्शन एंड पार्टीज इन्वॉल्व, ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। ये सारा प्रोविजन जो है ना सर, कॉस्ट ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी एप्लीकेबल होगा। सर हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 12। 143 सबसेक्शन 12 क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अगर एक ऑडिटर को ऑडिट के दौरान, अगर एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ऑडिट के कोर्स में अगर उसको फ्रॉड के बारे में पता चलता है जिसका अमाउंट 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है, तो वो सीजी को रिपोर्ट करेगा। कैसे सर? सबसे पहले इमीडिएटली ऑडिट कमेटी या बोर्ड को रिपोर्ट कर देना। इमीडिएटली मतलब क्या? 2 दिन के अंदर अंदर। अब ऑडिट कमेटी या बोर्ड को 45 डेज का टाइम मिलेगा रिप्लाई करने के लिए। अगर उन्होंने रिप्लाई किया या नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, 45 डेज के बाद 15 डेज के अंदर अंदर सीजी के पास जाना है। अगर उन्होंने रिप्लाई किया तो अपना रिपोर्ट, उनका रिप्लाई और उसके साथ अपना कमेंट अटैच करके सीजी को भेज देना। पर अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो अपना रिपोर्ट और एक स्टेटमेंट कि उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है ऐसा करके सीजी को भेज देना। सीजी को भेजोगे, सीजी में किसको भेजोगे सर? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और कितने दिन के अंदर भेजोगे? 15 दिन के अंदर अंदर सील्ड कवर में भेजोगे और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे कि आरपीएडी या स्पीड पोस्ट से भेजोगे, साथ में ईमेल भी करवा देना। और रिपोर्ट आप एडीटी 4 फॉर्म में भेजोगे। अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है तो आप सीजी को इन्वॉल्व मत करना, आप ऑडिट कमेटी और बोर्ड को बता देना। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा अपने, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे। बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना उनका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। पर सर एक चीज याद रखना, रिपोर्टिंग फ्रॉड कैन नेवर लीड टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ड्यूटी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फ्रॉड का रिपोर्टिंग किया और सामने तरफ आप पे किसी ने केस ठोका कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी छोड़ दिया, आपने कंपनी का इंफॉर्मेशन कंपनी के बाहर दे दिया। नहीं भैया, अगर तुम फ्रॉड का रिपोर्टिंग कर रहे हो और तुम्हारे मन में गुड फेथ है, गुड फेथ मतलब क्या, कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, तो आप पे कोई कॉन्ट्रावेंशन का केस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आप ऑडिटर हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो या सीएस हो और अगर आपने फ्रॉड के प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं किया तो लिस्टेड कंपनी के केस में पेनल्टी लगेगा 5 लाख का और अदर कंपनी के केस में पेनल्टी लगेगा 1 लाख का। आप पे पेनल्टी लग जाएगा, मतलब आपको समय समय पे रिपोर्ट करना है। नहीं किए तो लिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख का और इंडिविजुअल के केस में और अनलिस्टेड कंपनी के केस में 1 लाख का पेनल्टी लगेगा।
सर एक बात बताओ ना, मैं ऑडिट कर रहा था, मैं ऑडिटर था, मैं ऑडिट कर रहा था, और ऑडिट करते करते कंपनी का एक ऑफिसर है, कंपनी का एक ऑफिसर है, उसने आके मेरे को फ्रॉड के बारे में बताया। कंपनी का मैनेजमेंट खुद आया मेरे पास और बोले, हे भगवान ऑडिटर, सुनना, हमको अभी अभी पता चला है फ्रॉड हुआ है, तू टेंशन मत ले, हम लोग फ्रॉड के ऊपर एक्शन ले रहे, हम बस तेरे को बताना चाहते थे। ऐसा आकर के वो मेरे को बताए, तो क्या मैं सीजी के पास जाऊंगा? नहीं सर, लॉ कहता है अगर मेरे ऑडिट के दौरान, अगर मेरे काम की वजह से फ्रॉड के बारे में पता चला, तो ही मेरे को बताना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट मेरे को खुद आके बता रहा है, तो मेरे को सीजी के पास नहीं जाना होगा। ये सर लॉ का लिटरल इंटरप्रिटेशन से निकल करके आता है। अब सर सेक्शन फटाफट खत्म कर देते हैं, इसके बाद आपके अकाउंट्स का भी रिवीजन होने वाला है। सर ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर जो है ना, वो कुछ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो कुछ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। सर एक बंदी थी, उसके बंदे का नाम था ओम। एक बंदी थी, उसके बंदे का नाम था ओम। ओम किस बीएफ, बंदे का नाम मतलब बीएफ, बीएफ का नाम था, अरे बॉयफ्रेंड भाई, बॉयफ्रेंड, ठीक है। ओम का बॉयफ्रेंड, और उसको किस करने की बात चल रही है। आप नहीं कर सकते अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो। के क्या है सर, कीपिंग, कौन सी चीजों का, अकाउंटिंग या बुक के रिकॉर्ड्स का बुक कीपिंग सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, इंटरनल ऑडिट का सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, सिस्टम्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, एक्चुअल सर्विस नहीं दे सकते, बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं दे सकते, फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दे सकते, मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकते, और आप अदर सर्विसेज एज बीन प्रिस्क्राइब्ड नहीं दे सकते। सर किस बीएफओ, के कीपिंग, बुक कीपिंग या अकाउंट कीपिंग, आई इंटरनल ऑडिट, एस सिस्टम्स का डिजाइनिंग या इंप्लीमेंटेशन, ए से एक्चुअल सर्विस, बी से क्या है, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस, एफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एम मैनेजमेंट सर्विसेज, ओ अदर सर्विसेज। ये सारी चीजें आप नहीं दे सकते। किस बीएफ ओम, सर ओम क्या है, बीएफ का नाम है, उसको नहीं कर सकते तुम। क्यों नहीं कर सकते, हमारी मर्जी। सर इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। सर जीएसटी ऑडिट कर सकता है क्या, जो कंपनी का ऑडिटर है वो क्या जीएसटी ऑडिट कर सकता है? हाँ। टैक्स ऑडिट कर सकता है? हाँ। सर कॉस्ट ऑडिट कर सकता है क्या? नहीं, कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट सर कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता। उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 145 क्या है सर, ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा, ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा अगर उसमें एडवर्स इफेक्ट है, कोई क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या कमेंट है। अगर ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में कोई ऐसा क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या कमेंट डाल रहा है किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे जिसका एडवर्स इफेक्ट है ना, तो ऑडिटर जो है उसको जनरल मीटिंग में पढ़ करके सुनाएगा और उसको इंस्पेक्शन के लिए भी ओपन रखेगा। सर ऑडिटर का राइट भी है और ड्यूटी भी है कि वो जनरल मीटिंग अटेंड करे, या तो वो खुद जाएगा या अपने बिहाफ में किसी और पर्सन को भेजेगा, अनलेस अदरवाइज एग्जेप्टेड वो मीटिंग में जाएगा भी और उसका राइट टू बी हर्ड होगा। लेकिन कौन से मैटर में उसको सुना जाएगा सर, वो बिजनेस में जो ऑडिटर को कंसर्न करता है। अगर आप डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात कर रहे हो तो ऑडिटर से नहीं पूछोगे, लेकिन इन जनरल ऑडिटर से जो कंसर्निंग मैटर होता है उसमें उसका राइट टू बी हर्ड होता है। समझे सर, राइट टू बी हर्ड होता है। 147 की पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पनिशमेंट है, ये आप पढ़ लेना वैसे तो होमवर्क में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको आप नहीं छोड़ सकते, ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पनिशमेंट है। और हमारा लास्ट सेक्शन कॉस्ट ऑडिट का बहुत आसान है। सर कॉस्ट ऑडिट का लास्ट सेक्शन बेहद आसान है, कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सीए इंटर के कोर्स में इन्होंने डाला नहीं है, पर लॉ ने कहा कुछ कंपनीज को हम छाटेंगे जो कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। सर आपको अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन याद होगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड स्पेंडेड, प्रॉफिट, इनकम अर्न्ड एंड स्पेंडेड, इस तरह की चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती है। एक और चीज आती है कॉस्ट रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 148। कॉस्ट रिकॉर्ड मतलब क्या सर, कुछ कंपनीज है जिनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड मतलब मटेरियल का क्या खर्चा आया, लेबर का क्या खर्चा आया, इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और ये रिकॉर्ड आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनेगा। ये हो गया सर वो कंपनी जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। किनको सर, सच कंपनीज एज पे बी प्रिस्क्राइब्ड, हमको नहीं पढ़ना है। अब सर जो कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने बोला गया है, उसमें से कुछ कंपनीज का कॉस्ट ऑडिट होगा। कौन सी कुछ कंपनीज, जिनका नेटवर्थ या टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा होगा, वो लिमिट भी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सर आप ऐसे याद कर लो कि अगर दुनिया में 100 कंपनी है, तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 50 कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है, और वो 50 में भी सिर्फ 25 कंपनी ऐसी होंगी जिनको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत होगा, डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्थ एंड टर्नओवर। कौन सी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किसको ऑडिट करवाना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप देखेंगे क्या लिखा है सर, सबसे पहले, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर चैप्टर, द सेंट्रल गवर्नमेंट में
may by order companies engaged in production of prescribed goods or providing prescribed service. अगर आप कुछ selected goods या selected service बना रहे हो ना, तो आपको particulars relating to utilization of material or labor or any other item of cost may be prescribed shall be included in books of accounts. इस तरह का डिटेल्स आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड करना पड़ता है। तुम्हारी हाय हाय हो गई हो तो मैं पढ़ाऊं, खत्म करूं, तुम्हारी हाय हाय हो गई होगी। अब सर सीजी जो है ऑर्डर करेगा ऑडिट ऑफ सच कॉस्ट रिकॉर्ड, वो ऑडिट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन नेटवर्थ और टर्नओवर कितना होगा वो हमको प्रिस्क्राइब नहीं, हमारे लिमिट में नहीं है। अब सर अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन कैसे होगा कॉस्ट ऑडिट का, बहुत सिंपल। सबसे पहले सर कॉस्ट ऑडिट कौन बन सकता है, सर कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है। किसका कॉस्ट अकाउंटेंट, आईसीएआई का कॉस्ट अकाउंटेंट। सर आईसीआई, अरे अपना वाला एक और आईसीआई है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो वो वाले आईसीआई का जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। अब कैसे अपॉइंट होगा सर, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड रिकमेंडेशन देगा और मेंबर्स अपॉइंट कर देंगे और उसका रेम्यूनरेशन भी डिसाइड होगा। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंडेशन देगा, ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंडेशन देगा और बोर्ड जो है वो मेंबर से जाकर के अपॉइंट करवा लेगा। सर सेम जैसे अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर का होता है उसी तरीके से चीजें लिखी हुई है। सर कॉस्ट ऑडिट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का चेक करना पड़ेगा, जैसे हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है वैसे ही कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी होता है। बस सर अब कॉस्ट ऑडिटर जो है वो अपना रिपोर्ट बना करके बोर्ड को सबमिट करेगा और जो कॉस्ट ऑडिटर का रिपोर्ट जैसे ही बोर्ड के पास आया ना, बोर्ड उसको 30 डेज के अंदर सीजी के पास ले जाएगा। कॉस्ट ऑडिटर ने बोर्ड को रिपोर्ट किया, बोर्ड लेके उसको सीजी के पास चला जाएगा। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप 30 डेज के अंदर जाओगे और कॉस्ट ऑडिटर ने अगर अपने रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स दे रखा है ना, तो बोर्ड तू ना ये आगे सीजी को समझा देना कि इस तरह का क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क क्यों दे रखा है, आपको फुल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो है वो देना पड़ेगा। ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट सीजी अगर ओपिनियन है कि फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो कंपनी से मांग सकता है और कंपनी को देना पड़ेगा। और अगर आपने डिफॉल्ट किया तो सेक्शन 147 की पेनल्टी लग जाएगी। सर 148 वैसे इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी। 148 क्या कहता है, कुछ कंपनी जिसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बन जाता है। और अगर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा तो उसमें से कुछ कंपनीज को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। सर कॉस्ट ऑडिटर कौन बनेगा, कॉस्ट ऑडिटर वो बनेगा जिसको बोर्ड रेकमेंड कर रहा है और मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं और उनका रेम्यूनरेशन भी मेंबर ही डिसाइड करेंगे। पर सर कॉस्ट ऑडिटर जो है ना सर कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता कॉस्ट ऑडिटर। फिर कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करेगा और अपना रिपोर्ट बोर्ड को देगा और बोर्ड उस रिपोर्ट को लेकर के सीजी के पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको लगता है और इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मांग सकता है। Guys, that's a very detailed revision, I would say. Not even revision, I think that's a detailed coverage of your chapter 10, which is audit and auditors. But sir 10 मार्क का जब चैप्टर होता है ना तो 2.5 घंटे देना बनता है। मैंने सारे एक्रोनिम्स बना करके आपको किस बीएफ होम और उसके बाद एबीसीडी ए क्या था सर, ए इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दे, बी ब्रांच ऑडिट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सी बोलो कंपनी ऑडिटर के अलावा अगर कोई ऑडिटर है, डी जब तेरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं कर रहे, ई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी मैच नहीं कर रहा है, एफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन, जी जी हाँ आपके तो डायरेक्टर्स भी डिस्क्वालिफाइड है, एच अब मैं अपना रिपोर्ट दूंगा। सर ये तो वही बात होगी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छुटका एप्पल, डी फॉर जाने तो अभी ये गेम नहीं खेलेंगे। गाइस होप दिस रिवीजन वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जेन्युइनली स्पीकिंग गाइस, ये जो 1.5 घंटा 2 घंटा तक हम खींचते हैं उसके लिए एक ही चीज रिटर्न में चाहिए होता है कि आप ये वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना ज्यादा आप लोग इसमें इसको फैलाओगे, जितने ज्यादा लोगों तक ये फैलेगा, जितने ज्यादा लोगों को इसकी हेल्प होगी उतना ज्यादा हमको अच्छा लगेगा। तो गाइस प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग दीस काइंड ऑफ वीडियोस विद योर फ्रेंड। आप देख करके बंद करके चले जाओगे, दिस इज नॉट फेयर ऑन योर पार्ट यार। प्लीज इसको जरूर शेयर करना। कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, ये कैसा पसंद आया आपको, कितना हेल्पफुल था ये कमेंट में जरूर बताना। बिकॉज गाइस योर appreciation is my motivation, so do make sure that you spend a minute to appreciate the efforts and I hope this was very helpful for you। अगर ये रिवीजन आपको लंबा लगा हो, 1 घंटा 45 मिनट्स, बीच में बहुत टेक्निकल इश्यूज थे, पर 1 घंटे का पूरा रिवीजन डला हुआ है मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे आपको देख सकते हो। कल से अदर लॉ का जो रिवीजन होगा वो मेरे चैनल पे होगा। हालांकि प्लेलिस्ट आपको एक जगह पे सारे वीडियोस के मिल जाएंगे। अदर लॉ के जो 2 या 3 चैप्टर है उसका रिवीजन आपको मेरे चैनल शुभम सिग्नल पे मिलेगा, तो वहां पे सब्सक्राइब कर लेना और लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा।
Hope guys, you hope so that you're enjoying the session. I'll see you tomorrow. Like जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और इस बार चक दे फटे एग्जाम चिकन पार्ट कर रहे हैं दोस्त। मिलते हैं, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं, बाय बाय।